हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मेरा कोई भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH-31 आरव की शक्तियाँ। और समा आई आरव के करीब। अब तक हमने देखा, वो आदमी आरव का सर पकड़ उसे टेबल पर मारने वाला ही होता ही कि तभी कुछ ऐसा होता है जिससे वो आदमी बहुत दूर जाकर फेंकाता है। वहाँ आसपास के लोगों में भी फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता, कौन है ये, इसने बस उस पहलवान को गुस्से से देखा था। तो कोई कहता है, नहीं, उसने तो बस हल्का सा धक्का दिया था। बस इतने में ही वो पते की तरह उड़ गया। साहिल ये सब सुन किसी को कॉल करता है और फिर समा को पकड़ आगे बढ़ने लगता है। समा खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब दे रही थी। वहाँ क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ हटे कटे लोग आरव को गुस्से से घुरते हुए उसके ओर तेज कदमों से बढ़ने लगते हैं। और वही वहां मौजूद लोग एक साइड हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि जो उन लोगों ने देखा वो सच था या सिर्फ उनका कोई भ्रम। अब आगे उनमें से एक हटा कटा आदमी आगे आता है और आरव के बालों को पकड़ उसे खड़ा करने की कोशिश करता है, पर आरव उससे हिल भी नहीं पाता। फिर वो उसका हाथ पकड़ उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो आरव को हिला भी नहीं पाता। वो आदमी थक हार कर पीछे अपने साथियों को देखता है। उसका इशारा समझ एक आदमी आगे आता है और कहता है, एक लड़का नहीं उठ रहा है तुमसे। एटा बोल वो भी आरव का दूसरा हाथ पकड़ उसे उठाने की कोशिश करता है, पर आरव तब भी एक इंच नहीं हिलता। वहां साइड में खड़े लोगों को हंसी आने लगती है, पर तभी पीछे खड़े दो बॉडी बिल्डर लोग वहां सबको घूरकर देखता है, जिससे अड़कर सब अपना अपना मुंह दबा लेते हैं। वही साहिल जब ये नज़ारा देखता है तो वो वही जमसा जाता है। समा अब तक बेहोश हो चुकी थी। पीछे खड़े दो लोग अपने हाथों में हॉकी स्टिक लिए आरव की ओर बढ़ते हैं, और जैसे ही उसके सर पर मारने वाले होते हैं कि तभी आरव अपना सर ऊपर करता है और उन सब को घूर कर देखता है। और जैसे ही वे लोग आरव की आंखों में देखते हैं, वे सब अपने अपने जगह पर जम से जाते हैं। उनके हाथ जो आरव को मारने के लिए उठे थे, वे हवा में ही रुक जाते हैं। वही वहां खड़े सभी लोग अपनी आंखें फाड़ ये नज़ारा देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब सच है, या फिर वे सब सपना देख रहे हैं, या तो फिर शायद वे सब किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। अब आरव जो तब से अपना सर झुकाए बैठा था, वो अब अपने पैरों पर खड़ा होता है और साहिल की तरफ देखता है जिसके हाथ में समा झूल रही थी। साहिल उसे ऐसे अपने ओर देखता देख बहुत डर जाता है और अड़ा के मारे चिल्लाते हुए अपने आदमियों को कहता है, अरे देख क्या रहे हो, मारो उसे। एटा बोल वो समा को अपने बाहों में उठाकर वहां से भागने लगता है। वही इधर उसकी बात सुन सभी बॉडी बिल्डर अपने होश में आते हैं और आरव के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। वही आरव उन सबको एक ही सेकंड में कुछ दूर फेंक देता है। उसकी मूव्स इतनी फास्ट थी कि वहां किसी को कुछ समझ नहीं आता कि कब आरव ने सबको मारा और उन सबको एक साथ दूर फेंक दिया। एक सेकंड के अंदर ही वहां ऐसा लगने लगा था जैसे अभी अभी कोई तूफान आकर वहां से गुजरा हो। चारों आदमी उस फ्लोर के चार डायरेक्शन में जाकर गिरते हैं। कुछ दीवार से जाकर टकराते हैं तो कोई शीशे से टकराकर सीधा नीचे गिर जाता है। सबकी हालत इतनी खराब थी कि कोई हिल भी नहीं पा रहा था। एक आदमी ठीक साहिल के आगे जाकर गिरता है। साहिल जब तक नीचे उस आदमी को देखता, तब तक आरव खुद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। साहिल अड़ से कांपने लगता है। उसके हाथ से समा छूट जाती है। समा जैसे ही नीचे गिरने को होती है, आरव उसे अपने हाथों से थाम लेता है और साहिल के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो भी कुछ दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से खून की धारा बहने लगती है। वही आरव समा को अपने गोद में लेकर वहां से गायब हो जाता है। सुबह का वक्त, सुबह के करीब 8 बजे आरव की आंख खुलती हैं तो वो देखता है कि वो इस वक्त अपने कमरे में है। खिड़की से धूप आकर सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पर ये क्या, वो जब खुद को देखता है तो पाता है वो अपने कमरे में तो है, पर ऐसे ही नीचे फर्श पर सो रहा है। उसका सर काफी दर्द कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नीचे फर्श पर क्यों सो रहा है और वो फर्श पर कब आकर सोया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हुए पड़े थे। वो सोचता है शायद वो भूल गया होगा कि अब उसने एक नई चौकी अपने कमरे में लगाया है, बॉस के पैसों से। हालांकि वो इससे पहले फर्श पर ही बेड लगाकर सोया करता था, पर मालिका के पैसे देने के बाद उसने घर में जरूरत की सारी चीजें ले ली थी।
तभी उसने अपने लिए एक अच्छी सी चौकी भी ले लिया था, क्योंकि अक्सर फर्श पर सोने से उसकी कमर अकड़ जाती थी। पर फिर उसके दिमाग में आता है, वो ये कैसे भूल सकता है। पर फिर वो अपने ख्यालों को झटकता है और उठकर बेड पर जैसे ही लेटने को होता है, उसे बेड पर एक लड़की सोई हुई नजर आती है। अब वो अपना सर पकड़कर अपने बालों को नोचने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेड पर कौन सोया हुआ है। उसे सिर्फ उसका बैग दिख रहा था। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। आरव बेड के दूसरी साइड जाता है ताकि वो उस लड़की का फेस देख सके। पर उस लड़की के फेस पर उसके बाल बिखरे हुए थे, जिससे उसका फेस नहीं दिख रहा था। आरव एक पल के लिए कुछ सोचता है, पर अगले ही पल वो उस लड़की के फेस से उसके बालों को हटाता है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि समा ही थी। वो उसे देख अपने दिमाग पर जोर डालता है। तब उसे याद आता है कि कल रात वो समा के साथ साहिल से मिलने गया था। फिर जूस पीने के बाद उसका सर घूमने लगता है और साहिल समा को अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहा था। बस उसके बाद क्या हुआ, वो कैसे अपने कमरे में आया, समा को यहाँ कैसे लाया, ये सब कुछ भी उसे याद नहीं था। वो जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटा, उसे समा की आवाज सुनाई देती है। आरव। आरव पीछे मुड़कर समा को देखता है, पर फिर अपनी नजरें उस पर से फेर लेता है। समा की गौन थोड़ी नीचे हो चुकी थी, जिससे उसके कोलर बोन और उसकी उभरी हुई बॉडी विजिबल हो रही थी। समा को अपने कपड़ों का ख्याल नहीं था। वो आरव से कहती हैं, क्या हुआ, तुम अपना मुंह क्यों फेर रहे हो? आरव कहता है, पहले अपने कपड़े सही करो। समा ये सुन खुद को देखती है। वो थोड़ी एम्बेरेंस हो जाती हैं और अपने कपड़े सही कर कहती हैं, हाँ अब तुम इधर देख सकते हो। आरव समा की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि कल क्या हुआ था? हम दोनों यहाँ कैसे आए? समा अपने चारों ओर देखती है और फिर डरते हुए कहती हैं, आरव ये हम कहाँ हैं? कहीं साहिल ने हमें किडनैप तो नहीं कर लिया ना? हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। आरव कहता है, मतलब तुम्हें भी कुछ भी याद नहीं? ये मेरा घर है और ये मेरा कमरा है। समा कहती है, क्या सच में? मतलब कल रात तुमने मुझे बचा लिया। ये थैंक यू आरव, थैंक यू सो मच। एटा बोल वो आरव के कमर से लिपट जाती है। आरव उसे खुद से दूर करता है और गुस्से में बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम? कितनी बार बोलूं चिपको मत। समा बेड से खड़ी होकर आरव के करीब आती हैं और आरव के गालों को पकड़ उस पर किस कर कहती है, ओह आरव तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। आरव उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बचाया पर मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम्हें याद है तो तुम मुझे बताओ कल रात क्या क्या हुआ था? समा कहती हैं, कल। वो अपने दिमाग पर जोर देती है और कहती हैं, कल साहिल ने मुझे ड्रिंक पिलाई थी और फिर मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, पर तुमने मुझे बचा लिया। आरव थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता, कैसे बचाया था ये बताओ। समा कुछ सोचती है और कहती है, मैं बताती हूँ, तुमने न मुझे उस बदमाश गुंडे साहिल के हाथ से अपनी ओर खींचा ऐसे। वो अपने ही हाथ को खींचते हुए कहती हैं, और मैं सीधे तुम्हारे गले लग गई। बिल्कुल ऐसे इटा बोल वो आरव के गले लग जाती है। आरव गुस्से में बोलता है, समा दूर हटो, पर समा नहीं हटती। वो बोलती हैं, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या आरव? आरव कहता है, नहीं पर तुम चिपक क्यों रही हो? समा आरव के सीने से होते हुए उसके नेक तक अपने फिंगर से एक्टिवेली चलाने लगती हैं। आरव झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, आगे क्या हुआ ये बताओ। समा आरव की आंखों में देखकर कहती, आगे का मुझे भी याद नहीं। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। आरव ने समा का दोनों हाथ पकड़ा हुआ था और समा आरव के आंखी में देख रही थी। तभी उन दोनों के कानों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, भैया आप कब आए और ये सुंदरी कौन है? आरव जल्दी से समा का हाथ झटक देता है और पीछे मुड़कर देखता है। गेट पर छोटी अपने स्कूल की बैग लेकर खड़ी थी। आरव उसके पास जाता है और कहता है, छोटी स्कूल जा रही है? छोटी हाँ में सर हिलाती है। आरव कहता है, ठीक है जाओ, पैसे चाहिए? पैसों का नाम सुन छोटी के आंखों में चमक आ जाती है। वो बोलती हैं, हाँ दोगे तो मैं मना नहीं करूंगी। आरव उसके सर पर टपली मारकर कहता है, ठीक है देता हूँ। एटा बोल वो अपने बेड के साइड में रखे टेबल के ड्रावर में से 100 का नोट निकालता है और छोटी को दे देता है। छोटी जल्दी से उसे अपने पॉकेट में रख लेती हैं और कहती हैं, मैं रिश्वत नहीं लेती भैया। मम्मी को जा रही बताने कि आपके कमरे में एक सुंदर लड़की है। एटा बोल वो वहां से 9-2-11 हो जाती है। आरव कुछ बोलता उससे पहले ही वो वहां से भाग चुकी थी और ये सब देख समा जोर जोर से हंसने लगती है। आरव उसे घूर कर देखता है
और कहता है हंस क्यों रही हो। समा कहती है तुम उसे रिश्वत दे रहे थे, वो भी सिर्फ सॉरियली। सही किया उसने। आरव कहता है मैं उसे रिश्वत नहीं दे रहा था। चलो अब नीचे, और हाँ मेरे 10,000 तैयार रखना। एटा बोल वो अपने कदे सही करते हुए बाहर निकल जाता है। समा भी अपना हुलिया सही करती है और एक नज़र खुद को आरव के अलमीराह में लगे शीशे में देख बाहर चली जाती है। समा जैसे ही नीचे जाती है, उसे हॉल में आरव किसी औरत से बात करता हुआ दिखता है। समा अंदाजा लगा लेती है कि हो न हो ये आरव की माँ है। समा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए सोचने लगती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे आरव की माँ उससे इम्प्रेस हो जाए। उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो जल्दी से जाकर आरव की माँ के पैर छू लेती है। ये देख आरव एक पल को शौक रह जाता है और समा को घूर कर आश्चर्य से देखता है। तो समा उसे एक आंख मारती है। आरव ना में सर हिलाता है और अपनी माँ की ओर देखकर कहता है, माँ यही है वो लड़की जिसे मैंने कल रात को बचाया था। ये बेहोश हो चुकी थी जिस वजह से मुझे इन्हें यहाँ लाना पड़ा। आरव की माँ कहती है, तुमने बिल्कुल सही किया बेटा। बेटा बोल वो समा की ओर देखती है और कहती है, बेटा तुम बहुत प्यारी हो। क्या नाम है तुम्हारा? समा कहती है, वो आंटी मेरा नाम समा है। कल रात कुछ गंदे लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। आरव की माँ समा से सर पर हाथ रख कर कहती है, बेटा अब तुम ठीक हो? समा हाँ में सर हिलाती है। आरव की माँ कहती है, ठीक है बेटा, सामने देखो मेरा रूम है, वहां जाकर फ्रेश हो लो। मैं नाश्ता लगती हूँ। समा कहती है, नहीं आंटी इसकी जरूरत नहीं है, मैं फिर कभी आऊंगी। मैंने अपने ड्राइवर को बुला लिया है, वो गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा है। मुझे अभी जाना होगा। आरव की माँ कहती है, ठीक है बेटा जैसा तुम चाहो, पर आना जरूर। समा उनके गले लगकर कहती है, जी आंटी बिल्कुल, और वैसे भी मैंने आपके बेटे से दोस्ती कर ली है तो अब आना जाना तो लगा रहेगा। वही उन दोनों की बातें सुन आरव को जलन हो रही थी। शायद ये पहली बार था जब उसकी माँ उसे भूल ही चुकी थी और शौक भी लग रहे थे। समा के मुंह से मीठी मीठी बातें सुनकर समा आरव की ओर देख स्माइल करते हुए कहती है, क्यों आरव हम दोस्त बन गए हैं ना? आरव कहना चाहता था कि नहीं मुझे तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखनी है, तुम जबरदस्ती मुझसे चिपक रही हो। पर जब वो अपनी माँ को भी अपने ओर देखता पाता है तो वो न चाहते हुए भी स्माइल के साथ अपना सरहा में हिला देता है। तभी वहां पर रूही आती है। आरव की क्रश को चिल्लाते हुए हॉल में एंटर करती है। आंटी आरव है क्या? आज फिर मेरी बस छूट गई। सबकी नजर रूही पर जाती है। समा भी रूही को ऊपर से नीचे तक देखती है। रूही आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने आज ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और साथ में सिल्वर झुमके कैरी की हुई थी। उसने बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था। समा उसे घूरते हुए सोचती है, कौन है ये लड़की? क्या ये आरव को लाइक करती है? ऐसे रेडी होकर आने का क्या मतलब हुआ? बस छूट गई तो ऑटो से चली जाती ना। रूही आरव को देख उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर समा पर जाती है। रूही आरव का हाथ पकड़कर कहती है, ये कौन है आरव? ये तुम्हारी कोई कजिन है? आरव कुछ बोलता उससे पहले ही समा बोल पड़ती है, नहीं मैं इसकी दोस्त हूँ। तुम कौन हो? रूही कहती है, मैं भी दोस्त हूँ और पड़ोसी भी, है ना आरव? आरव हाँ में सर हिलाता है। वही आरव की माँ ये सब देख मन ही मन स्माइल कर रही थी। समा कहती है, तुम कौन से कॉलेज में हो वैसे? रूही कहती, क्यों? समा कहती, मैं जा रही थी तो तुम्हें भी छोड़ देती, क्योंकि आरव तो अभी अभी सो का ही उठा है ना, तो जब तक वो रेडी होगा तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। रूही समा को घूर कर देखती है और आरव की तरफ सवालिया नजरों से देखती है। तो आरव कहता है, हाँ रूही ये सही कह रही है, मेरा इंतजार करोगी तो लेट हो जाएगा, चली जाओ इसके साथ। रूही अब आरव को घूर कर देखती है, जैसे उसे बोल रही जो कि वो उसे रुकने के लिए कहे, पर आरव ऐसा कुछ नहीं कहता, बल्कि वो ये कहता है, मैं जा रहा हूँ रेडी होने, मुझे काम पर जाने में देरी हो रही है। तभी रूही उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, पर आरव मैं तो इन्हें जानती भी नहीं। तभी समा कहती है, तो हो जाएगी ना, देखो हम दोनों आरव के दोस्त हैं ना, तो इस हिसाब से हम दोनों भी दोस्त हुए हैं ना आरव। आरव खुद को इस वक्त बहुत लाचार सा महसूस कर रहा था। वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर जाती है, जो एक साइड होला स्माइल कर रही थी। आरव अपने मन में कहता है,
माँ को देखो कितना हंस रही है, मेरी हेल्प नहीं कर रही। आरव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो समा और रूही की तरफ देख कर कहता है, क्यों ना तुम दोनों माँ से पूछ लो क्या करना है। ये सुन माँ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आरव एक स्माइल के साथ जितनी जल्दी हो सके वहां से अपने कमरे में चला जाता है। ये देख समा और रूही दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। आरव की माँ रूही से कहती है, बेटा तुम आज चली जाओ समा के साथ। रूही कहती है, जी आंटी, और इटा बोल वो समा को घूरते हुए बाहर चली जाती है। समा भी आंटी को बाय बोल बाहर चली जाती है। इधर कमरे में आरव अपने बेड पर बैठा हुआ था और खुद से ही बातें कर रहा था। कल रात क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं, और मेरा शरीर इतना दुख क्यों रहा है, जैसे कि मैंने बहुत सारा वर्कआउट किया हो। इधर राजवंश विला में सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। राहुल, आलिया और ममता, सबके चेहरे लटके हुए थे सिवाय आलिया के। ममता कहती है, क्यों दामाद जी मालिका आई नहीं अब तक। राहुल कहता है, सासू माँ, उसका फोन भी बंद आ रहा, क्या करे, कहीं हमारा ये मौका भी हाथ से न निकल जाए। वही आलिया ये जानकर खुश हो रही थी। वो अपने मन में ही सोचती है, अच्छा हुआ जो मालिका नहीं आई, अब मैं राहुल के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए मेरी माँ इतना पागल है। तभी मेन हॉल का गेट खुलता है और वहां से राजीव अंदर आता है। उसे देख ममता और राहुल खड़े हो जाते हैं। अब तक जो उनके फेस लटके हुए थे वो अब खिल चुके थे। राहुल राजीव के पास जाता है। वो कुछ बोलता उससे पहले राजीव बोल पड़ता है, हैप्पी बर्थडे सर, ये लीजिए अपना गिफ्ट। राहुल बेसब्र होते हुए कहता, ठीक है, थैंक यू। मालिका कहा, हाँ। राजीव कहता है, ये गिफ्ट बॉस के ओर से ही है। राहुल कहता है, क्या मतलब है इसका कि वो इन साल फिर नहीं आ रही। राहुल का फेस मुरझा जाता है। तभी मालिका हॉल में इंटर करती है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं और राहुल जल्दी से मालिका के पास जाता है और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता, पर तभी मालिका उसके हाथ में अपना फाइल थमाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे डियर, पर इसके लिए वेट करो। इटा बोल वो अपनी माँ के पास चली जाती है। राहुल मालिका के मुंह से वेट करो सुन खुश हो जाता है। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, पर जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है वो तुरंत अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है, क्योंकि ठीक उसके सामने आलिया सोफे पर बैठ उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। तभी मालिका आलिया के पास जाती है और उसके बगल में बैठकर कहती है, क्या बात है, मेरी बहन मुझे देखकर खुश नहीं है। आलिया मालिका के गले लग कहती है, दी मैं नाराज हूँ आपसे, मुझे लगा था कि आप नहीं आओगे। मालिका कहती है, अच्छा तो तुम क्या चाहती थी कि मैं ना आऊं, बोलो तो मैं चली जाती हूँ। मलिका की ये बात सुन सब चौंक जाते हैं और आलिया को घुने लगते हैं। आलिया कहती है, दी आप ऐसा क्यों कह रही है, वो मैं आपसे नाराज इसलिए थी क्योंकि आपने पहले अपने सेक्रेटरी को भेजा और इसने हम सबको डरा दिया था। दी मैं बहुत खुश, आज हम एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मालिका स्माइल करती है और कहती, पता है मैं बस तेरी टांग खींच रही थी। इधर राजीव अपने मन में सोचता है, ये लड़की कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। जब मैं आया था तब सबसे ज्यादा खुश यही थी बॉस के न आने की बात सुनकर। इधर ममता और राहुल भी एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे कि वे बाल बाल बचे हो। मालिका कहती है, मैं कमरे में फ्रेश होने जा रही, फिर हम साथ मिलकर लंच करेंगे। इटा बोल वो राजीव की तरफ देखती है और कहती है, राजीव तुम शाम के पार्टी की तैयारियां करो। राहुल मलिका को रोकते हुए कहता है, मालिका हमने पहले ही तैयारियां कर ली है। मलिका कहती है, ग्रेट, तो राजीव तुम ऑफिस चले जाओ, मैं आज पूरा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। इटा बोल वो ऊपर कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसके जाते ही राजीव भी कुत्ते की दुम की तरह मलिका के पीछे पीछे चल देता है। उनके जाते ही अलिया गुस्से से टेबल पर रखे ग्लास को उठाकर नीचे फर्श पर फेंक देती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ममता से अलिया की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो आलिया के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। आलिया कुछ बोलने को होती है कि तभी ममता उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती, शश चुप, चलो हम कमरे में चलकर बात करते हैं। इटा बोल वो जबरदस्ती अलिया को अपने साथ ले जाती है। इधर विश्वनाथन प्रताप सिंह अपने कमरे में सोफे पर बैठे फोन पर किसी से बातें कर रहे थे। वो बोल रहे थे, किसी ने आरव की उस रूप का वीडियो तो नहीं बनाया है ना।
अब जितनी जल्दी हो सके हमें आरव को अपने पास बुलाना होगा। उसकी शक्तियां बाहर आ रही हैं। इससे पहले कि वो दुनिया के सामने आए, उठा लो आरव को। उधर से आवाज आता है। जी जी मालिक। कॉल कट कर विश्वनाथ प्रताप सिंह खुश होते हुए कहते हैं, बहुत इंतजार किया, अब बहुत जल्द मेर खून, मेरा पोता मेरे साथ होगा, अपनी पूरी शक्तियों के साथ। शाम के करीब 6 बजे इधर आरव महाराजा होटल में टेबल की साफ सफाई कर रहा था। तभी वहां उसका दोस्त राजेश आता है और उसे छेते हुए कहता है, क्या भाई लड़की मिली तो दोस्त को भूल गया। आरव ये सुन चौंक जाता है। वो सोचता है कि कहीं इसे मेरे और बॉस के बारे में पता तो नहीं चल गया, पर वो कैसे पता चल सकता है। तभी सुरेश कहता है, अब क्या उसके ख्यालों में खो गया। आरव हंसते हुए कहता है, अरे कौन सी लड़की यार। सुरेश कहता है, वही जो तुम्हें खोज रही थी। क्या नाम था। हाँ समा। आरव समा का नाम सुन चिढ़ जाता है और कहता है, वो लड़की। सुरेश कहता है, हाँ हाँ वही। कहाँ तक बात पहुंची। आरव अपने मन में कहता है, अगर मैंने इसे सब बताया तो ये सवाल पर सवाल पूछेगा और फिर मुझे छेड़ेगा। इससे अच्छा मैं इसे बोल देता हूँ कि उस लड़की को कोई गलत फहमी हो गई थी। हाँ। सुरेश कहता है, अरे बताना कहाँ खो जाता है आजकल। आरव कहता है, भाई उस लड़की की बात ही करो। उसे गलत फहमी हो गई थी। उसे लग रहा था कि मैं उसका कोई दोस्त हूँ। मेरी शकल उसके दोस्त से मिल रहा था। बस तभी वहां मैनेजर आता है और उन दोनों को कानाफूसी करते देख अपने कड़क आवाज में बोलता है, क्या हो रहा है। अपने मैनेजर की बात सुन आरव और सुरेश दोनों सीधा खड़े हो जाते हैं। सुरेश कहता है, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही, अब घर जाने का वक्त हो गया है, तो वही बात इससे पूछ रहा था। मैनेजर कहता है, ठीक है तो तुम जो, मुझे आरव से कुछ बात करनी है। सुरेश आरव की ओर देखता है तो आरव अपने पलकों को झपकाकर उसे जाने का इशारा करता है, जिसके बाद सुरेश वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैनेजर आरव से कहता है, आरव मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम मन लगकर काम करते हो, तुमती कोई शिकायत नहीं आई है अब तक। आरव अपना सर झुकाकर कहता है, जी थैंक यू सर। मैनेजर कहता है, आज यहाँ एक खास गेस्ट आए हुए हैं, रूम नंबर 202 में। मैं चाहता हूँ तुम जाकर उन्हें सर्व करो। आरव कहता है, पर सर मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। मैनेजर कहता है, हाँ उसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, बहुत मोटी पार्टी है, टिप्स भी अच्छा खासा देगा और ज्यादा से ज्यादा आधा या 1 घंटा लगेगा, उसके बाद तुम चले जाना। आरव कुछ सोचता है, पर तभी मैनेजर उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, आरव मना मत करना प्लीज। आरव अपने मन में कहता है, 1 घंटे की तो बात है, चला जाता हूँ, वैसे भी आज मुझे कोई लेने आया नहीं है अभी तक। ये सोच वो हाँ कर देता है। इधर मौर्य होटल में पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। मालिका कुछ लोगों से घिरी हुई थी। तभी वहां राहुल आता है और कहता है, मालिका पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। मालिका ने आज ब्लैक साड़ी पहन रखी थी, नेट की और ऊपर से ब्लैक कोट डाली हुई थी, जो कि बहुत ही एलिगेंट स्टाइलिश और साथ में प्रोफेशनल लुक भी दे रहा था। उसने बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था, होठों पर पिंक लिपस्टिक और हमेशा की उसकी नीली आंखें। मालिका को जो भी देख रहा था बस देखता ही रह जाता है। आज उसने मास्क नहीं पहना था क्योंकि यहाँ सारे लोग उसके जान पहचान के ही थे। चलिए वापस आते हैं कहानी पर। मालिका हमें गर्दन हिलाती है और एक्सक्यूज बोलकर राहुल के पास चली जाती है। राहुल मजाकिया लहजे में बोलता है, जान पार्टी मेरे लिए है, पर फुटेज सिर्फ तुम्हें मिल रही है। आज तुम कातिल लग रही हो, आज तुम अपना प्रॉमिस निभाओगी ना। मालिका कहती है, कौन सा प्रॉमिस। राहुल कहता है, देखो अब कोई बहाना नहीं, 1 साल हो गए हैं जान, मुझे हमारी शादी के बाद की वो पहली रात लौटा दो जो हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत खास होता है। उस रात मैं तुम्हारा वेट करता रहा पर तुम नहीं आई थी, याद है ना, और तब से आज तक मैं उस पल के लिए तड़प रहा हूँ। मालिका उसके मुंह से ऐसी बातें सुन एक व्यंग्यमत स्माइल करती है और अपने मन में ही कहती है, कैसे भूल सकती हूँ, मैं नहीं आई तो तुमने वो रात मेरी बहन के साथ मना लिया और अब मैंने भी अपना सब कुछ किसी और को सौंप दिया। राहुल कहता है, मैंने यहाँ हमारे लिए एक स्पेशल रूम बुक किया है जहाँ हमें वो पहली रात वाली ही फीलिंग आएगी। मालिका कुछ नहीं कहती, वो बस स्माइल कर रही थी।
दोनों बात करते करते एक 60 साल के करीब के आदमी के पास आकर रुक जाते हैं। मालिका जल्दी से उनके पैर छूती है और कहती है, कैसे है अंकल? ये है मिस्टर धनराज, राहुल के पिता। मिस्टर धनराज कहते हैं, कितनी बार कहूँ? पापा बोलो। अंकल नहीं, मालिका कहती है। जी पापा, मिस्टर धनराज कहते हैं। तो बेटा कब मुझे दादा बना रही हो? मेरी आंखें तरस रही हैं अपने पोते पोतियों को देखने के लिए। मालिका उनके इस बात पर कुछ नहीं कहती, वो बस स्माइल करती है। तभी वहां आलिया और ममता आ जाती है। आलिया ने भी आज पिंक शॉर्ट वन पीस पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों तक थे। वो भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। ममता आते के साथ कहती है, हाँ भाई साहब, मैं तो इन्हें बोल बोलकर थक गई हूँ, अब आप ही समझाइए। वे सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मालिका का फोन रिंग होने लगता है। वो सबको एक्सक्यूज बोल वहां से दर हट जाती है। इधर आरव महाराजा होटल के कमरा नंबर 202 में जाता है खाने की ट्रे लेकर। उस कमरे में कोई नहीं था। तभी आरव को बाथरूम के गेट खुलने की आवाज सुनाई देता है। आरव बाथरूम की ओर देखता है। वहां एक 30 साल के करीब का एक आदमी अपने कमर में टॉवेल लपेटे बाथरूम से बाहर आता है। वो काफी गुड लुकिंग था। वो आदमी आरव को ऊपर से नीचे तक बड़े ही ध्यान से देखता है और फिर आरव के करीब आते हुए उससे पूछता है, तुम्हारा नाम आरव है? आरव हमें अपना सर हिलाता है। तो वो आदमी आरव के बेहद करीब आकर खड़ा हो जाता है और आरव के गाल को टच कर कहता है, यह कुछ लगा था। आरव एक पल को तो उसके टच से सहम सा जाता है, पर फिर थैंक यू बोल खाना टेबल पर रखने लगता है और जैसे ही रखकर पीछे मुड़ता वो उस आदमी के चौड़े सीने से टकरा जाता है। वो खुद को गिरने से संभालता उससे पहले ही वो आदमी झटे आरव की कमर पकड़ लेता है और आरव को अपने बेहद करीब कर लेता है। आरव खड़ा होने की कोशिश करते हुए कहता है, सर मैं ठीक हूँ, छोड़िए। वो आदमी जिसकी नजर आरव के होठों पर गड़ी थी, उसे सिवाय उसके होठों के जैसे और कुछ नजर नहीं आ रहा था और ना कुछ सुनाई दे रहा था। वो आदमी आरव की बातों को अनसुना करते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था। आरव को जब ये एहसास होता है तो वो उस आदमी को धक्का देते हुए खुद से दूर करता है और कहता है, सर आप ये क्या कर रहे थे? मैं लड़का हूँ, शायद आप नशे में हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। मैंने खाना सर्व कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो आप आवाज दे दीजिएगा, मैं यही बाहर रहूंगा। आरव जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, आरव ये नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, ये हमारे बीच ही रहेगा और अगर तुम कहो तो हम रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। आरव कहता है, सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कोई लड़की नहीं हूँ, छोड़िए मुझे, आप नशे में हो। वो आदमी कहता है, आरव मैं नशे में नहीं हूँ, पर अब मैं नशा करना चाहता हूँ, तुम्हारे इन नशीले होठों को पीकर। ये सब सुनकर तो आरव का दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। क्या ये आदमी इतने नशे में है जो इसे पता नहीं चल रहा है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा है? वही वो आदमी आरव के होठों की ओर लगातार झुक रहा था। आरव जल्दी से उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, ठीक है सर, पहले आप खा लीजिए। इटा बोल वो उस आदमी को अच्छे से वहां लगे चेयर पर बैठाता है। वही वो आदमी एकटक आरव को देखे जा रहा था। आरव अपने मन में सोचता है, भाग ले आरव, नहीं तो आज तेरी इज्जत एक लड़के के ही हाथों लुट ली जाएगी। कितना बहसी है ये, इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं लड़का हूँ। इटा बोल वो गेट की तरफ बढ़ जाता है, पर जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करता है, गेट नहीं खुलता। ऐसा लग रहा था जैसे कि गेट किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। वो कुछ सोचता उससे पहले ही उसे अपने कानों पे कुछ गिला गिला महसूस होता है। ये क्या वो आदमी आरव के एयर लॉक को लिख रहा था और धीरे से आरव के कमर को पीछे से ही पकड़ लेता है। आरव का अब दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब यहाँ से कैसे निकले। आरव किसी बर्फ की तरह अपने जगह पे जम सा जाता है। वही उस आदमी की पकड़ आरव के कमर पर कसती जा रही थी। आरव के एक तरफ वो बंद दरवाजा था तो वही उसके पीछे वो हबसी आदमी। बीच में बेचारा आरव दब रहा था। वो आदमी आरव के एयरलॉक की लीक करते करते उसके नेक तक आ गया था और वही उसके हाथ आरव के कमर से नीचे फिसल रहे थे।
आरव का गुस्सा अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां कसने लगी थी, जिससे उसके हाथों की नस के साथ साथ उसके नेक के नस भी दिखने लगे थे। उसकी आंखें किसी जुगनू की तरह चमकने लगी थी। इस वक्त अगर कोई उसे सामने से देख ले तो डर जाए। पर वो आदमी आरव के पीछे था, जिस वजह से वो आरव को नहीं देख पा रहा था। पर उसे ऐसा जरूर लग रहा था कि उसने अब आरव के कमर के जगह लोहे के पॉल को पकड़ रखा है। आरव जैसे ही दरवाजे पे पंच मारने वाला होता है, दरवाजा खुल जाता है। अचानक दरवाजा खुलने से आरव थोड़ा लखा जाता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। पर वही वो आदमी जो आरव से चिपका हुआ था, वो खुद को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। आरव उसे गुस्से से घूरता है। आरव की आंखें अभी भी चमक रही थी। उस आदमी को अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता तो वो अपनी आंखें मलने लगता है और फिर दोबारा आरव की आंखों को देखता है जो उसे नॉर्मल लगता है। वही आरव को जब मैनेजर की आवाज सुनाई देती है तो वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो अपने ख्यालों को झटकते हुए मैनेजर से कहता है, सर बचा लो मुझे इस आदमी से, ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं। मैनेजर काफी डरा हुआ था। वो हकलाते हुए बोलता है, आरव तुम नीचे जाओ, तुम्हें कोई लेने आया है। ये सुन आरव बहुत खुश हो जाता है। वैसे भी वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहता था, पर 2 कदम जाने के बाद वो वापस रुकता है और मैनेजर को गुस्से से घूरते हुए कहता है, आपने बसहर से दरवाजा बंद किया था। मैनेजर उसकी आंखों को देख डर जाता है, क्योंकि आरव की आंखें वापस से चमकने लगी थी। मैनेजर को अपना खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। वो हकलाते हुए कहता है, नहीं नहीं आरव, मैं ऐसा क्यों करूंगा। हो सकता है दरवाजा जंग के कारण नहीं खुल रहा हो। तुम जाओ नीचे, कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। आरव ये सुन वापस से नॉर्मल हो जाता है और बोल्ट है, मैं जा रहा हूँ। इटा बोल वो नीचे जाने के लिए अपने कदम तेज कर देता है। मैनेजर एकटक आरव को जाते हुए रहा था, तभी उसे अचानक अपने गले पर किसी के गर्म सांसें महसूस होने लगती है। वो डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। पीछे वही आदमी तोवेल में खड़ा था। वो मैनेजर के बेहद करीब खड़ा था और मैनेजर को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, तुम भी ठीक ही हो, चलो। मैनेजर हकलते हुए कहता है, सॉरी राघव सर। राघव कहता है, सॉरी, आई डोंट लाइक सॉरी। उसे तो तुमने भगा दिया, अब मेरे अंदर जो आग जल रही है उसे तुम बुझाओगे। इटा बोल वो मैनेजर का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे अंदर कमरे में खींच लेता है। वही मैनेजर ये बात सुन बौखला सा जाता है, मानो मौत उसके सामने खड़ी हो। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं नहीं राघव सर, मैं वैसा नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर राघव पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो मैनेजर को बेड पर धक्का दे देता है और गेट बंद कर देता है। कुछ ही देर में कमरे से दर्द भरी चीखें बाहर तक सुनाई देने लगती है। इधर पार्टी हॉल में मालिका फोन पर बात कर रही थी। वो बोलती है, सब अरेंजमेंट हो गई है ना। उधर से राजीव की आवाज सुनाई देती है, जी बॉस आप बेफिक्र रहिए, और वो वेटर बिल्कुल आपके आसपास ही रहेगा। वो हमारा ही आदमी है, आप पहचान जाएगी। मालिका ओके बोल कॉल कट कर देती है और अपने आसपास देखती है तो उसे खुद से 4 कदम की दूरी पर एक वेटर खड़ा दिखता है। मालिका उसका फेस देख पहचान जाती है। वही वो वेटर मालिका को ग्रीट करने के लिए अपना सर झुकाता है। इधर ममता राहुल को एक ग्लास देती है और कहती है, जाओ जाकर इसे अपनी बीवी को पिला दो। राहुल कहता है, पर सासू माँ इसकी क्या जरूरत है, वो खुद ही रेडी है। ममता अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, थोड़ी बुद्धि इस आदमी को भी दे देते। राहुल कहता है, भगवान को तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं और उसके लिए भगवान हमारा साथ देंगे, है ना। ममता कहती है, अरे बेवकूफ, मालिका का कोई ठीक नहीं है, वो कभी भी मुकर सकती है। उसे कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाए, जैसे शादी की पहली रात को आई थी, तब क्या करोगे। राहुल कहता है, हाँ अब मैं समझ गया, थैंक यू सासू माँ। ममता कहती है, ज्यादा खुश हो, नहीं तो मेरी बेटी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। राहुल कहता है, आप अपनी बेटी को संभाल लेना, नहीं तो जलन के कारण वो हमारा पॉल मालिका के सामने खोल देगी। ममता कहती है, तुम उसकी चिंता करो। राहुल ये सुन जल्दी से इधर उधर देखता है। जब उसे आलिया नजर नहीं आती तो वो ममता से पूछता है, वैसे आलिया है कहाँ। ममता कहती है,
मैंने उसे नींद की दवा देकर कमरे में सुला दिया है। तुम बस अपना काम करो। राहुल ये सुन खुश हो जाता है और उस ग्लास को लेकर मालिका के पास चला जाता है, जो लगातार फोन पर किसी न किसी से बातें कर रही थी। राहुल मालिका के पास जाता है और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर कहता है, जान, आज तो कम से कम अपनी नजरें मुझ पर डालो, अपने गरीब पति पर, जो तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा है, बिन पानी की मछली के जैसे तड़प रहा है। मालिका सरकास्टिक स्माइल के साथ कहती है, उफ, कहाँ से सीखते हो ऐसी चीफ लाइनें? राहुल कहता है, लाइन चीफ नहीं है, मेरी बीवी का दिल पत्थर का हो गया है। मालिका कहती है, अच्छा जी। राहुल अपना ग्लास मालिका को देते हुए कहता है, हाँ अब लो, इसे पी लो। कब से देख रहा हूँ किसी न किसी से बातें ही किए जा रही हो, कुछ पिया भी नहीं। ये जूस है, पिलो और खुद को एनर्जी दो। मैं नहीं चाहता कि रात को तुम ये बहाना बनाओ। मालिका राहुल को खुद से दूर करते हुए कहती है, मुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। राहुल बोलता है, हाँ मेरी जान, गुस्सा क्यों होती हो, पियो इसे, तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। मालिका कहती है, तुम भी पियो। इटा बोल वो अपने कुछ दूर खड़े वेटर को बुलाती है और उसके ट्रे से एक ग्लास उठाकर राहुल को दे देती है। ये वही वेटर था। राहुल भी खुशी खुशी वो ड्रिंक ले लेता है और पीने लगता है। मालिका बहुत ही थोड़ा पी रही थी। तभी वहां राजीव आता है और मालिका से कहता है, बॉस। मालिका राजीव को देख राहुल से कहती है, राहुल बस 5 सेकंड, मैं आती हूँ। राहुल कहता, पहले ये जूस तो खत्म कर लो। मालिका स्माइल करती है और जल्दी से जूस का ग्लास आधा खत्म कर वहां खड़े वेटर को दे देती है। राहुल ये देख खुश हो जाता है और कहता है, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मालिका स्माइल कर राजीव के साथ चली जाती है। राजीव उसे एक और जूस का ग्लास देता है और कहता है, बॉस, इससे असर थोड़ा कम होगा। मालिका कहती है, गुड जॉब। आरव कहाँ है? राजीव कहता है, बॉस वो बस विला पहुंचने ही वाला होगा। इधर आरव जितनी जल्दी हो उसके बाहर आता है और उसे लेने आए हुए आदमी के जाकर गले लग जाता है और कहता है, थैंक गॉड तुम आ गए। और उससे दूर होकर गुस्सा करते हुए कहता है, पर लेट क्यों आए? वो आदमी आरव के आंखों में पट्टी बांधते हुए कहता है, मैं तो कब से आया हुआ था, तुम ही बाहर नहीं आए। आरव कहता है, अच्छा ठीक है, कल से और पहले आना। वो आदमी आरव को कार में बैठा हुए कहता है, क्यों, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? तुम ठीक हो? आरव कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो आदमी भी ज्यादा कुछ नहीं पूछता। कुछ ही देर में आरव फार्म हाउस पहुंच चुका था। इधर सिया जो सोफे पर बैठ फोन में रील स्क्रॉल कर रही थी, उसकी नजर जैसे ही आरव पर जाती है, उसे एक शरारत सूझती है। वो अपने मन में कहती है, क्या बोल रहा था उस दिन, सॉफ्ट मेरी पहली किस चुरा ली ना, अभी बताती हूँ इसे, अभी तो बॉस भी नहीं है। इटा बोल वो वहां से एक तिरछी स्माइल कर किचन में चली जाती है। इधर मालिका राहुल के पास आती है और उससे बड़े ही सेडक्टिव तरीके से उसके गाल पर अपने फिंगर घुमाते हुए कहती है, राहुल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझे कमरे में ले चलो। राहुल ये सुन खुशी से मानो जैसे पागल हो जाएगा। वो जल्दी से अपने हाथ में लिए ग्लास को खत्म करता है और मालिका को कमर से पकड़ते हुए कहता है, हम हाँ जान, चलो मैं ले चलता हूँ। इटा बोल वो वहां से मालिका को लेकर लिफ्ट में घुस जाता है। वही ममता ने जब ये देखा तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा। इधर वो आदमी आरव को कमरे में ले गया और उसे कमरे में छोड़ते हुए कहता है, बॉस आ रही है और जब तक बॉस नहीं आती तुम ज्यादा इधर उधर मत करना और बॉस की कोई भी चीजों को हाथ लगाना। आरव हमें सर हिलाता है तो वो आदमी गेट बाहर से बंद कर वहां से जैसे ही जाने को होता है, वो देखता है सिया एक नौकर के साथ वही आ रही है। वो आदमी कहता है, सिया मैम। सिया कहती है, हाँ रवि, ये अंदर जो है उसका खाना है, अंदर रखवा दो। रवि हमें सर हिलाता है और वापस से गेट खोल खाना अंदर रखवा देता है और कहता है, खाना रख दिया है, खा लेना। आरव जल्दी से हाँ में अपना गर्दन हिलाता है। उसे भूख तो सच में लगी थी। आरव अपनी आंखों की पट्टी खोलता है और एक बार खाने को देखता है। उसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। खाने में पराठा, मटर पनीर और खीर थी, जो कि आरव को बहुत पसंद है।
आरव एक नजर खाने को देखता है और फिर एक नजर खुद को। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोलता है, मुझे खुद से घिन आ रही है। एक काम करता हूँ, पहले नहा लेता हूँ, फिर खाऊंगा। इटा बोल वो बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। वही सीबी कमरे के बाहर खड़ी थी, दरवाजे पर अपने कान लगाए हुए, ताकि अंदर की आवाज सुन सके। वो बुदबुदाते हुए कहती है, अब तक कोई आवाज क्यों नहीं आई? इसने अभी तक खीर खाई नहीं है क्या? अरे कितना वेट करना पड़ेगा। इधर पार्टी में राहुल मालिका को संभालते हुए उसे एक कमरे में ले जाता है और मालिका को बेड पर बैठाते हुए उससे कहता है, मालिका जान, आई लव यू। तुम्हें नहीं पता मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। आई प्रॉमिस मैं किसी के भी तरफ अपनी आंखें उठाकर नहीं देखूंगा, सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूंगा। मालिका राहुल को खुद से दूर करते हुए कहती है, राहुल पहले लाइट ऑफ कर दो प्लीज। राहुल कहता है, और तो मेरी जान को शर्म भी आती। ओके मैं बंद कर देता हूँ। देखना तुम मेरी आज के परफॉर्मेंस के बाद मेरी फैन हो जाओगी। राहुल अब पूरी तरह से नशे में चूर हो चुका था। ड्रग्स उस पर हावी हो चुका थे। इधर आरव थोड़े ही देर में बाथरूम से बाहर आता है। वो इस वक्त सिर्फ एक टॉवेल में था। वो खुद को ऐने में देखता है और कहता है, ओ कितना भयानक था वो सब। मैं वो सब भूल नहीं पा रहा। खैर आज मैं सिर्फ बॉस के वजह से ही बचा हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या होता मेरा। तभी उसे अपने पेट से गुड़ गुड़ की आवाज सुनाई देती है। तब उसे एहसास होता है कि उसे भूख लगी है। वो खाने की तरफ बढ़ता है और सोफे पर पालथी मारकर बैठ खाना खाने लगता है। वो खाने से पहले कहता है, खीर मेरी फेवरेट है, तो इसे मैं लास्ट में खाऊंगा। इटा बोल वो पराठा और मटर पनीर पर टूट पड़ता है। इधर बाहर सीबी की बैठे बैठे आंख लग जाती है। कुछ ही देर में उसे किसी के कदमों की आवाज के साथ साथ मालिका की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है, जो शायद फोन पर किसी से बातें कर रही थी। वो बोल रही थी, ध्यान से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उस लड़की को काम होते ही बाहर निकाल लेना। सीबी हड़बड़ा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर तभी उसकी नजर बड़े से गमले पर जाती है। वो जल्दी से वहां रखे एक बड़े से गमले के पीछे छिप जाती है। तभी उसे कमरे के अंदर से भी आरव की चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। सीबी अब अपना सर पकड़ लेती है और रोनी सी शकल बनाकर कहती है, ओ गॉड अब मैं क्या करूं? बॉस को अब पता चल जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? गॉड प्लीज मुझे यहाँ से कैसे भी गायब कर दो। वो ये सब बोल ही थी कि तभी मालिका जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर देखती है। आरव का फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। उसके होठ लाल थे और वो इधर उधर पानी खोज रहा था, पर पानी कहीं था ही नहीं। मालिका उसके पास जाती है और उसके फेस को पकड़ कहती है, चेरी क्या हुआ? आरव खाने की तरफ इशारा करता है। मालिका समझ जाती है और वो बिना वक्त गवाए आरव के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। आरव इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसकी आंखें मालिका के किस करने से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पर आए वो मालिका का साथ देने लगता है। उसके मुंह की जलन धीरे धीरे कम होने लगी थी। अब दोनों के टंग एक दूसरे में उलझे हुए थे और दोनों ही अपनी किस में खो चुके थे। वही बाहर सीबी धीरे से गमले के पीछे से निकल कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करती है। पर जब वो मालिका और आरव ऐसे एक दूसरे को पसीने तितली किस करते देखती है, तो वो जम सी जाती है। उसका मुंह खुल जाता है और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे अभी बाहर ही आ जाएगी। न चाहते हुए भी उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, बॉस। मालिका ने सीबी को पहले ही देख लिया था। उसके स्वेट का दुपट्टा गमले से नहीं छिप पाया था, पर उस वक्त मालिका के लिए आरव के पास जाना ज्यादा जरूरी था। मालिका आरव के होठों को छोड़ बिना सीबी की तरफ देखे कड़क आवाज में कहती है, खड़ी क्या हो जाओ, पानी लेकर आओ। सीबी मालिका की बात सुन जितनी जल्दी हो सके वहां से गिते पत्ते 9-2-11 हो जाती है। मालिका आरव से पूछती है, अब ठीक हो तुम? आरव एक गहरी सांस लेता है और मालिका को उसके कमर से पकड़ खुद के बेहद करीब करते हुए कहता है, बट आई वॉन्ट मोर। इटा बोल वो मालिका के बालों में अपने हाथ घुसा लेता है और एक कंफर्ट पोजीशन बनाते हुए उसके के होठों पर अपने होठ रख देता है और मालिका के होठों को सक और किस करने लगता है। आज मालिका को आरव के किस में एक अलग सा दबाव महसूस हो रहा था।
उसे ऐसा लगता है जैसे कि आरव उसके होठों के साथ साथ उसके अंदर की सारी एनर्जी को भी सक कर रहा हो। कुछ ही देर में मालिका के होठ दर्द करने लगे थे। मालिका आरव को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर आरव की पकड़ मालिका पर कसती ही जा रही थी। आरव की आंखें इस वक्त बंद थी। तभी वहां सीबी आती है और गेट नॉक करती है। मालिका आरव को धक्का देते हुए कहती है, आरव होश में तो हो। जिसे सुन आरव अपने होश में आता है और हकलाते हुए कहता है, ओह हाँ हाँ बॉस। मालिका अपने होठों को टच करती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होठों में जान ही नहीं बची हो। वो बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। मालिका आरव को घूरती है और फिर वो खुद को संभालते हुए सीबी के हाथ से पानी का ग्लास लेकर आरव को देते हुए कहती है, पियो इससे। आरव जल्दी से पानी का ग्लास लेता है और उसे एक सांस में पी जाता है। वही सीबी धीरे से वहां से खिसकना चाह रही थी और जैसे ही वो जाने के लिए पीछे मुड़ती है, उसके कानों में एक कपकपा देने वाली ठंडी आवाज सुनाई पड़ती है, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुम्हें जाने को कहा। सीबी के पैर वही जम से जाते हैं और वो वापस मालिका की ओर मुड़ जाती और अपना सर नीचे कर खड़ी हो जाती है। मालिका कड़क आवाज में पूछती है, क्या चल रहा है? सीबी कहती है, बॉस वो कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता। मलिका कहती है, अच्छा तो तुम कमरे के बाहर गमले के पीछे क्यों छिपी हुई थी? सीबी की हालत ये सुन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी आरव कहता है, बॉस इस खीर में बहुत सारी मिर्ची है। मालिका कहती है, मिर्ची वो भी खीर में? इटा बोल वो सीबी को घुने लगती है। सीबी ने इस वक्त मास्क पहन रखा था, पर तब भी वो कितना डरी हुई है, ये साफ साफ पता चल रहा था, क्योंकि वो अपने होठों को डर के कारण अपने ही दांतों से काटे जा रही थी। मालिका सीबी को घूरते हुए कहती है, अब अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो फिर अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वही आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या हो रहा है। कौन है ये लड़की और बॉस उसे क्यों डांट रही? वो कभी मलिका को देखता है तो कभी सीबी को। तभी सीबी डरते हुए कहती है, सॉरी बॉस, वो मैंने ही खीर में मिर्ची डाली थी। ये सुन आरव सीबी को खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखता है। मलिका कहती है, बोलती जाओ। सीबी कहती है, वो बॉस उस दिन मुझे इसकी वजह से पनिशमेंट मिली थी ना, तो बस इसलिए। मालिका अपने कोल्ड मगर कड़क आवाज में बोलती है, खीर वाली कटोरी उठाओ। सीबी एक नजर मालिका को देखती है तो मालिका गुस्से में बोलती है, जल्दी। सीबी ये सुन जल्दी से अपना गर्दन को हाँ में हिलाती है और कटोरी अपने हाथ में उठा लेती है। मलिक कहती है, उस दिन भी तुम्हारी गलती थी। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, पर तुम्हारी आंखें तो खुली थी ना, और आज फिर तुमने एक नई गलती की। तुम्हारा बचपना कब जाएगा? आरव अपने में कहता है, अच्छा तो उस दिन मैं इसी से टकराया था, मेरी तो गलती ही नहीं थी। बॉस बिल्कुल सही बोल रही है। सीबी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, सॉरी बॉस, पर मलिका उसके सॉरी को इग्नोर करते हुए कहती है, चलो अब ये सारा खीर जल्दी से खत्म करो। उसकी ये बात सुन सीबी और आरव दोनों ही चौंक जाते हैं और मलिका की ओर देखने लगते हैं। आरव अपने मन में कहता है, एक ही चम्मच में मेरी ये हालत हुई। इसे तो बॉस ने पूरा खाने कहा है, कैसे सहेगी ये? आरव ये अपने मन में ही बोल सकता था, क्योंकि मलिका का गुस्सा देख वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मालिका गुस्से में एक बार और कहती है, बस 1 मिनट है, इसे खत्म करो। मालिका के ऊपर से राजीव की दी हुई एंटीडोट का असर अब खत्म हो रहा था और मलिका के ऊपर दोबारा ड्रग का असर होने लगा था, जो कि राहुल ने उसे ड्रिंक के जरिए दिए थे। सीबी अपनी लाल आंखों से आरव को देखती है और एक ही झटके में सारा खीर खा जाती है। उसके आंखों से पानी बहने लगते हैं। तभी आरव सीबी ने जो पानी का जग और ग्लास लाया था, आरव जग उठाकर जल्दी से सीबी को दे देता है। उससे सीबी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वही मलिका उसे घूर कर देखती है तो आरव अपनी नजरें नीचे कर लेता है। मालिका सीबी से कहती है, अब जाओ तुम, आई होप कि तुम दोबारा ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करोगी। सीबी का फेस पूरा रेड हो चुका था। वो अपना मुंह जग में लगाए हुए ही बाहर चली जाती है। उसके जाते ही मालिका कमरे का गेट बंद करती है और आरव का हाथ पकड़ बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। आरव भी बिना कुछ बोले उसके साथ बाथरूम में चला जाता है।
मालिका शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ी हो जाती है और आरव को भी अपने बेहद करीब कर उसके दोनों हाथ अपने कमर पर रख आरव के आंखों में देखकर कहती है, चेरी, आई नीड यू, नाउ लव मी। आरव भी मालिका को उसके कमर से पकड़ उसे खुद में चिपकाते हुए कहता है, बॉस आप ठीक है। मलिक अपने फिंगर आरव के होठों पर रख उसे चुप करा देती है और अगले ही पल वो आरव के सीने पर अपने होठों को रख उसे सख्त करने लगती है। आरव को आज बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे अपने अंदर होते हुए बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। उसे आज अपने अंदर पहले से कई गुना ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था मलिका के करीब आने से, और अगले ही पल वो मालिका के बालों को कसकर अपने मुट्ठियों में भर उसके फेस को ऊपर अपने होठ मालिका के होठों पर रख देता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। आरव मालिका के होठों को अपने होठों में दबा लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। मालिका भी उसका साथ दे रही थी। साथ ही आरव के हाथ मालिका के पूरे बॉडी को एक दबाव के साथ एक्सप्लोर कर रहे थे। आरव के हाथ जो कुछ देर पहले सॉफ्ट थे, वो अब किसी रोड की तरह हार्ड हो चुके थे। मालिका को ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। हालांकि उसे दर्द भी हो रहा था, पर ड्रग्स के असर के कारण उसे दर्द का पता नहीं चल रहा था। आरव के हाथ जैसे ही मालिका के कमर पर कसती है, मालिका में मुंह से एक दर्द भरी आह निकलती है, जिसका फायदा उठा आरव मलिक के मुंह में इंटर करता है और उसे फ्रेंच किस करने लगता है। अब मालिका के टंग और आरव के टंग एक दूसरे से उलझे हुए थे। करीब 20 मिनट के पैशनेट किस करने के बाद मालिका के होठ और मुंह दोनों ही दर्द करने लगे थे। वो आरव से अलग होना चाह रही थी, पर आरव उसे आज छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो लगातार मालिका के होठों को सक किए जा रहा था, जैसे कि वो न जाने कितने वक्त से प्यासा हो। मालिका के बॉडी में एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। उसे अपने होठों में हो रहे दर्द का एहसास हो रहा था, पर वही दूसरे ही पल उसकी डिजायर बढ़ रही थी, जिस वजह से वो आरव को रोक नहीं पा रही थी। पर अब मालिका को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो आरव का साथ देना छोड़ चुकी। वो बस अपने होठों को आरव के होठों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर आरव को तो जैसे कोई एहसास ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आरव है ही नहीं, क्योंकि पहले आरव जब भी मालिका के करीब आता था, वो इस बात का पूरा ख्याल रखता कि कहीं वो मालिका को ज्यादा हट न कर दे। वो उसे सिर्फ प्लेजर दिया करता था। करीब 30 मिनट के बाद आरव मालिका के होठों पर एक बाइट कर उसे छोड़ देता है और मालिका की सारी जो उसके शरीर से चिपक चुकी यही वो एक झटके में उसे मालिका के बॉडी से खींचकर निकाल देता है। मालिका इसके लिए रेडी नहीं थी। वो तो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर उतने में ही आरव उसके साड़ी को उसके बदन से अलग कर देता है और अब वो मालिका के ब्लाउज की डोरी खोल उसे भी मालिका के बॉडी से एक झटके में अलग कर देता है। आरव बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। वो बहुत रूड हो रहा था। उसने मालिका के ब्लाउज को 2 भाग में कर दिया था, जिससे मालिका की एक चीख निकल जाती है। मालिका आरव के आंखों में देख रही थी। आरव की आंखें किसी जुगनू की तरह चमक रही थी। उसके फेस के एक्सप्रेशन डार्क थे। वो मालिका के एयरलॉक को बाइट करते हुए कहता है, किसी और की भी स्मेल आ रही है। हाँ, आई डोंट लाइक इट। इटा बोल वो झटके से मालिका को अपने गोद में उठाकर बाथटब में चला जाता है। वही मालिका बस हैरानी से आरव की आंखों में देखे जा रही थी। मालिका कुछ कहने को होती कि तभी उसके मुंह से एक आह निकल जाती है, क्योंकि आरव मालिका के नेक पर किसके साथ साथ बाइट भी करना स्टार्ट कर चुका था। मालिका उसे खुद से अलग करते हुए कहती है, चेरी बी जेंटल, बहुत दर्द हो रहा। प्लस आरव एक पल को रुकता है और मालिका के आंखों में देखता है। मालिका भी आरव की आंखों में देखती है। आरव उसके फेस को पका कहता है, आई कांट कंट्रोल, लेट मी डू। मालिका कुछ नहीं कहती, वो बस आरव के चमकती हुई आंखों को देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आरव की आंखों से सम्मोहित हो रही हो। आरव उसके फेस को अपने हाथों से टच करता है। वो उसके फेस से मास्क हटाकर उसे देखना चाहता था और वो अपने हाथ मास्क को निकलने के लिए आगे बढ़ाता है, पर अगले ही पल वो रुक जाता है और अपने हाथ मालिका के बैक पर रख मालिका के ऊपर बॉडी पर बचे कपड़े को भी उतार फेंक देता है और अपने हॉट मालिका के नेक पर रख उसे रफली किस और बाइट करने लगता है। वही मालिका सिवाय मौन करने के कुछ नहीं कर पा रही थी। आरव धीरे धीरे और वाइल्ड होता जा रहा था। वो मालिका के नेक से नीचे आता है, उसके कॉलर बोन को सक करता है और साथ में उस पे अपने विल्डनेस का निशान भी बना रहा था।
धीरे धीरे वो और नीचे जाता है और अब मालिका के मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकले लगती हैं, क्योंकि आरव मालिका के बेबीज को बहुत ही रफली सक और बाइट कर रहा था। मालिका के हाथ आरव के बालों में कस जाती है और वो उसके बालों को पकड़ उसे खुद से अलग करने की कोशिश करती है, पर वो कर नहीं पाती। वही आरव को तो जैसे इस वक्त मालिका के दर्द से कोई मतलब ही नहीं था, वो बस खुद को सेटिस्फाई कर रहा था। अब मालिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। आरव खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मालिका को ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में वो अपना होश खो देगी कि तभी आरव रुक जाता है और मालिका को अपने गोद में उठा लेता है। मालिका अपने दोनों हाथ आरव के नेक के चारों ओर लपेट लेती है और अपना फेस उसके सीने पर रख लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वही आरव उसे लेकर बाथरूम से बाहर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। मालिका आरव के फेस को टच करते हुए कहती है, चेरी तुम्हारी आंखें बहुत चमक रही है और तुम्हारे ये हाथ मुझे बहुत हार्ड लग रहे हैं। वही आरव मालिका के बातों को इग्नोर कर उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर करते हुए मालिका के आंखों में देखता है और कहता है, आई नीड यू वेरी बैडली। इटा बोल वो फिर से मालिका के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। एक हाथ से उसने मालिका के दोनों हाथों को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से आरव मालिका के बेबीज पर रख मालिका को प्लेजर दे रहा था, जिससे मालिका अपना दर्द भूल आरव का साथ देने लगती है। करीब 1 घंटे के बाद आरव मालिका से हल्का दूर होता है और एक नजर मालिका को ऊपर से नीचे तक घूरता। मालिका की आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आरव एक डेविल स्माइल के साथ उसके अंदर इंटर कर जाता है, जिससे कमरे में मालिका की एक दर्द भरी चीख गूंज जाती है। आरव अपनी मूवमेंट को तेज करते हुए मालिका के बेली और कमर को सहलाने लगता है। मालिका की चीखें कुछ ही देर में एक मदहोशी भरी सिसकियों में बदल जाती है और वही आरव अपनी डिजायर को पूरा करते हुए मालिका के पूरे बॉडी को अपने दोनों हाथों से एक्सप्लोर कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद आरव मालिका के ऊपर से हटता है और उसके बगल में आकर लेट जाता है। मालिका बहुत थक चुकी थी, उसमें अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, उसकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी आरव के किस और बाइट करने से। वही आरव के डिजायर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। करीब 2 मिनट बाद वो फिर से उसके कमर को पकड़ उसे खुद में चिपकाते हुए मालिका के नेक को सक और किस करने लगता है और अपने दूसरे हाथ से मालिका के बेबीज पर दबाव बनाने लगता है। मालिका जो थक कर अभी अपने नींद की आगोश में जाने ही वाली थी कि वो आरव की इस हरकत से इरिटेट हो जाती है और वो गुस्से से कहती है, चेरी प्लस स्टॉप नॉब मोर देन इनफ फॉर टुडे। पर आरव अपने होश में कहा था, जो उस पर मालिका के बातों का असर होता। वो झट से मालिका के ऊपर आ जाता है और उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहता है, नो नॉट फॉर मी, आई वॉन्ट मोर एंड मोर। मालिका उससे कुछ बोलती उससे पहले ही आरव अपने होठ मालिका के होठों पर रख उसे चुप करा देता है। मालिका के होठ बुरी तरह सूज चुके थे। आरव अपने हाथ धीरे धीरे मालिका के कमर से नीचे ले जाने लगता है। वही जब मालिका को जब यह एहसास होता है तो वो किसी मछली की तरफ छटपटाने लगती है। आरव मालिका के होठों को छोड़ उसके नेक पर आ जाता है और उसे सक और लिक करते हुए अपने फिंगर मालिका के सॉफ्टनेस पे रख उसे मूव करने लगता है। मालिका न चाहते हुए भी मौन करने लगती है। ये देख आरव के चेहरे पर एक बार फिर एक डेविल स्माइल आ जाती है और कुछ ही देर में वो फिर से मालिका में समा जाता है और उसके ऊपर हावी हो जाता है। सुबह के करीब 3 बजे जाकर ये सब बंद होता है। आरव मालिका के अंदर से झटके से बाहर आता है, जिससे मालिका के मुंह से एक हल्की सी आह निकलती है और साथ में उसके आंखों से आंसू के कुछ बूंदे भी। आरव मालिका के बगल में जाकर लेट जाता है और उसे अपने ऊपर रस हो जाता है। मालिका की आंखें भी बंद हो जाती है। सुबह के करीब 8 बजे होटल के एक कमरे में एक बड़े से बेड पर राहुल अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए अपनी आंखें खोलता है। वो खुद को एक अजान कमरे में देख पहले तो घबरा जाता, फिर उसकी नजर खुद पर जाती है। वो इस वक्त बिना कपड़ों के था। उसके अपर बॉडी पे बाइट और लिपस्टिक से कारीगरी की हुई थी, मतलब निशान थे। राहुल ये सब देख खुश हो जाता है और खुश होते हुए उन निशानों पे अपने हाथ फेरता है और कहता है, हाँ फाइनली तुम मैरी हो ही गई मालिका। पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने कैसे प्यार किया तुमसे।
इटा बोल वो अपना सर पकड़ लेता है और रात को क्या क्या हुआ वो सब याद करने की कोशिश करता है। उसे सब धुंधला याद आ रहा था। वो कहता है, मैंने मालिका को कमरे तक लेकर आया। फिर उसने लाइट को ऑफ करने कहा। हम एक दूसरे के साथ ड्रिंक किया। उसके बाद उसने मुझे बेड पर सुलाया और फिर मेरे ऊपर आ गई। ओ गॉड, कितनी वाइल्ड थी वो। लव यू मालिका, यू आर अमेजिंग। पर वो सुबह सुबह मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। अगर तुम यहाँ होती तो हम मॉर्निंग रोमांस करते। इटा बोल वो अपने हाथ सीने पर फेरता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं कॉल तो कर ही सकता हूँ। इधर मालिका के फार्म हाउस पर आरव और मालिका दोनों ही एक दूसरे से लिप्ट कर सो रहे थे और सूर्य की किरणें खिड़की से छन कर उनके ऊपर पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और दोनों ही अपना फेस एक दूसरे के सीने में छिपा लेते हैं। पर तभी मालिका का फोन रिंग होने लगता है। मालिका की आंखें फोन की रिंग से खुल जाती है, पर वो खुद को 1 इंच भी हिला नहीं पा रही थी, क्योंकि आरव इस वक्त मालिका को अपना बेड समझ के उसके ऊपर ही सोया हुआ था। मालिका का पूरा बॉडी आकस आ गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी सुन्न हो गई हो, पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आरव को खुद के ऊपर से साइड करती है, जिसके बाद उसे अपनी बॉडी में एक तेज दर्द का एहसास होता है, जिसके कारण उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। आरव को साइड करते वक्त उसके ऊपर से वो पतली चादर भी हट जाती है, जिससे उसकी नजर अपनी नेकेड बॉडी पर जाती है, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके पूरे बॉडी में बाइट के निशान थे और वो सभी निशान नीली पड़ चुके थे। कहीं कहीं से तो हल्का ब्लड भी आया हुआ था। ये सब देख तो मालिका का सर फटने लगा था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आरव की ओर देखती है, पर आरव ये सबसे बेफिक्र अभी भी सो रहा था। तभी टेबल पर रखा मालिका का फोन दोबारा बजता है। मालिका फोन लेने के लिए उठने की कोशिश करती है, पर उसके लोअर पार्ट में बहुत तेज दर्द होता है, जिससे उसके मुंह से एक और दर्द भरी आह निकल जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा। इतना तो फर्स्ट टाइम भी नहीं हुआ था। वो आरव की ओर देखती है और कहती है, न जाने क्या किया है इसने मेरे साथ, और देखो मुझे दर्द देकर खुद कैसे आराम से सोया हुआ है। बस देखने में ही मासूम है, पर बाकी के मामलों में किसी भेड़िया से कम नहीं है। कल इसने अच्छे से फायदा उठाए मेरे नशे में होने का। इटा बोल वो आरव के गाल पर एक जोर का चाटा लगा देती है, जिससे आरव की नींद हल्की खुल जाती है। पर फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोलता, आंखें बंद किए हुए ही अपनी गाल को सहलाने लगता है और कहता है, बॉस मारो मत, आई वॉन्ट यू। इटा बोल वो मालिका के कमर को पकड़ उसमें अपना फेस छिपाकर वापस सो जाता है। उसे ऐसा करता देख मालिका ना में अपना सर हिलाती है और अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ फोन की तरफ बढ़ा देती है, जो लगातार बज रहे थे। वो फोन लेकर उस पर कॉल करने वाले का नाम देखती है, जिसे देख उसके चेहरे के पर एक डार्क एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेती है और फिर एक नजर आरव को देख कॉल पिक कर लेती है। कॉल पिक करते ही उधर से एक नाराजगी भरी आवाज आती है, हेलो जान, तुम कहाँ हो? तुमने ये थिक नहीं किया सुबह सुबह कौन अपने पति को ऐसे होटल में छोड़कर जाता है, वो भी इस हालत में। मालिका स्माइल करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे पतिदेव, आंखें खुल गई तुम्हारी, तुम सो रहे थे इसलिए नहीं उठाया। ये सब बोलते बोलते न जाने कब उसके हाथ आरव के बालों में चलने लगे थे। वही आरव जो अभी आधी नींद में था। वो मालिका के मुंह से पतिदेव सुन पूरी तरह होश में आ जाता है। उसके कान खड़े हो जाते हैं। न जाने कैसे पर उसे फोन की दूसरी साइड की भी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी, जबकि फोन स्पीकर पर बिल्कुल नहीं था। राहुल कहता है, सुबह सुबह अगर मेरी जान रात की तरह ही मेरी बाहों में होती, तब सच में मेरी मॉर्निंग सबसे बेस्ट मॉर्निंग होती। और ना जाने वो मॉर्निंग कब आएगी। मेरी जान के पास तो टाइम ही नहीं रहता। मालिका कहती है, तू बहुत जल्द आएगा, मेरी अभी एक मीटिंग है, हम बाद में बात करते हैं। राहुल कहता है, ओके मेरी जान, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मालिका कहती है, जल्दी बोलो। राहुल कहता है, लास्ट नाइट तुम सेटिस्फाई तो हुई ना? तुम खुश हो ना मेरी परफॉर्मेंस से? इस बात पर मालिका की पकड़ आरव के बालों पर कस जाती है और वो आरव के बालों को अपने मुट्ठी में भरते हुए कहती है, बहुत ज्यादा वाइल्ड थे तुम लास्ट नाइट, बहुत थका दिया है मुझे।
अब फोने रखो, मुझे लेट हो रहा है। इटा बोल वो कॉल कट कर देती है। वही आरव ये सब सुन गुस्से से पागल हो रहा था। अचानक ही उसकी पकड़ मालिका की कमर पर कस जाती है, जिससे मालिका के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है और वो आरव के कंधे पर मारते हुए कहती है, चेरी ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, दर्द हो रहा। आरव गुस्से से मालिका के पैरों को पकड़ खींच देता है, जिससे मालिका वापस बेड पर लेट जाती है। ऐसे अचानक आरव के खींचने एक दर्द भरी आह उसके मुंह से निकल जाती है और वो गुस्से से चीखते हुए आरव से कहती है, चेरी तुम पागल हो गए हो, ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे। आरव मालिका के ऊपर आते हुए उसके आंखों में देखने लगता है और बोलता है, बॉस सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मालिका आरव को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर आरव की पकड़ मालिका के हाथों पर कस जाती है और वो मालिका के आंखों में देखकर उससे पूछता है, बॉस अभी आप किससे बातें कर रही थी? मालिका ये सुन थोड़ी घबरा जाती है, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसका गला सूखने लगता है, पर फिर वो उल्टा आरव से ही पूछती है, मतलब तुम मेरी सारी बातें सुन रहे थे? आरव अपनी पकड़ कसते हुए दोबारा से कहता है, बॉस आप किससे बात कर रहे थे? मालिका अपने मन में सोचती है, मैं इससे इतना अड़ा क्यों रही हूँ? आखिरकार हमारे बीच एक कांटेक्ट के अलावा कुछ नहीं है। मुझे बस इससे एक बच्चा चाहिए। ऐसे डरना नहीं चाहिए मुझे। और फिर वो आरव के आंखों में देख कर कहती है, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। सुन लिया, अब छोड़ो। ये सुनते ही आरव की पकड़ मालिका पर ढीली हो जाती है, पर फिर वो उससे दोबारा पूछता है, कल रात आप यहाँ आने से पहले उसके साथ थी? मालिका ये सुन आरव के आंखों से अपनी नजरें चुराने लगती है। उसे न जाने क्यों पर आरव की आंखों ने देखने से डर लग रहा था। आरव की आंखों में कुछ बहुत ही अजीब था। वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें मलिका को अभी के अभी जलाकर राख कर देगी। आरव मलिका को कुछ न बोलता देख उसके ऊपर से उठ जाता है और अपने कमर पर टॉवेल लपेट बिना मालिका को देखे बाथरूम में चला जाता है। और उसके जाते ही मालिका के आंखों से आंसू के कुछ बूंद उसके गालों पर आकर गिर जाती है। जब उसे ये एहसास होता है, तो वो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। उसके खत्म होने के बाद हमारे रास्ते फिर से अलग हो जाएंगे। मुझे कुछ भी फील करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। ये जानने के बाद आरव खुद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मुझसे दूर चला जाएगा। वो खुद को संभालते हुए अपने पैर नीचे रखती है। उसके पैर कांप रहे थे। वो बोलती है, ये चेरी भी ना। रात को शायद कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। ड्रग्स की वजह से मुझे ज्यादा कुछ याद भी नहीं। पर तभी उसके दिमाग में ये बात आती है, क्या ये जानने के बाद वो मेरे साथ ऐसे ही पेश आएगा या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा? ये सब सोचते हुए वो मुश्किल से 3 से 4 कदम चली ही होगी कि उसके पैर उसका साथ छोड़ देते हैं और वो गिर जाती है, जिससे उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। आरव जो इस वक्त बाथटब में बैठे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसे जब मालिका की चीख सुनाई देती है, वो बिना एक पल की भी देरी किए टॉवेल लपेट बाहर आता है, तो देखता मालिका फर्श पर गिरी हुई है और उठने की कोशिश कर रही है। ये देख आरव का गुस्सा कहीं गायब हो जाता है और उसकी जगह आंखों में मालिका के लिए फिक्र नजर आने लगती है। वो जल्दी से मालिका के पास जाता है और उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है और बिना उसके तरफ देखे उससे पूछता है, बाथरूम में जाना है? मालिका जब ये देखती है कि आरव उसके तरफ नहीं देख रहा, तो उसे अपने दिल पर छुरियां चलती महसूस होती है और उसके होठों पर एक दर्द भरी स्माइल आ जाती है। मालिका आरव के गले में अपने हाथ लपेटते हुए धीरे से कहती है, थू। आरव उसकी हाथ सुन बाथरूम को और अपने कदम बढ़ा देता है। आरव मालिका को बाथटब में बैठा कर जाने को होता ही है कि मालिका उसका हाथ पकड़ लेती है और आरव को देखने लगती है। आरव भी मालिका की ओर देखता है और फिर अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेता है और कहता है, बॉस प्लस मेरा हाथ छोड़िए। मालिका कहती है, क्यों? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो चेरी? आरव की मुठ्ठियां कस जाती है, पर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, बॉस आपने मुझसे सच छिपाया। क्यों? मालिका कहती है, चेरी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक बेबी चाहिए। अब कोई शादीशुदा औरत ही ये चाह सकती है ना?
तुम नहीं समझे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है सिवाय एक कॉन्ट्रैक्ट के। तो तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। आरव अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो मालिका का हाथ झटकते हुए कहता है, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इटा बोल वो बाथरूम से बाहर चला जाता है। मालिका बस उसे जाते देख रही थी। वो अपने मन में कहती है, कुछ रातें क्या बिता लिए मेरे साथ, ये खुद को पता नहीं क्या समझने लगा है। बाहर आकर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक जोरदार पंच दीवार पर मार देता है, जिससे दीवार पर एक क्रैंक आ जाते हैं। इधर एक बड़े से विल्ला के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह एक बड़े से फोटो के सामने खड़े होते हैं। उस फोटो में एक आदमी और एक औरत एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले खड़े थे। उनके आंखों में आंसू थे। वो फोटो को देखते हुए बोलते हैं, माया तुम्हारा बेटा आ रहा है। अब उसके पास तुम्हारी वो सारी शक्तियां है। बस अब बहुत जल्द वो तुम्हें उन शैतानों से छोड़ा लेगा। तभी उस विला के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़की निकलती है, जिसके घुंघराले बाल उसके कंधे तक लहरा रहे थे। उसके बाल बिल्कुल नागिन की तरह थे। वो ब्लैक कलर के जीन्स और शर्ट में थी। उसके आंखों पर ब्लैक गूगल लगे हुए थे। उसने पैरों में बूट पहन रखे थे। वो गाड़ी से उतर बड़े ही स्टाइल में अपने चश्मे को हटाते हुए उस विला को देखती है, और विला के अंदर जाते हुए विला के सफेद दीवालों को छूकर कुछ महसूस करने की कोशिश करते हुए कहती है, सौर्य, तुम्हारी खुशबू आज भी है यहाँ। इटा बोल वो विला के अंदर चली जाती है। इधर मालिका जब बाथरूम से बाहर आती है तो वो देखती है आरव कपड़े पहनकर सोफे पर बैठा है। उसने अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध रखी है। मालिका हंसते हुए कहती है, वाह क्या बात है चेरी, आज तो तुम यहाँ से जाने के लिए बेताब हो रहे हो। इटा बोल वो वहीं पे कपड़े चेंज करने लगती है। आरव को मालिका की खुशबू मदहोश कर रही थी, उसे अपनी ओर खींच रही थी। आरव न चाहते हुए भी मालिका की खुशबू की ओर बढ़ जाता है। मालिका जो इस वक्त अपने कपड़े पहनने में बिजी थी, उसे अचानक से अपने पीठ पर किसी की गर्म हाथों का एहसास होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़ती है तो देखती है आरव उसके बैक को बड़े ही सेंसुअल तरीके से टच कर रहा था, पर उसके आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। मालिका आरव का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या कर रहे हो ये चेरी, अभी तो तुम मुझे देखना भी नहीं चाह रहे थे ना, तो अब क्या हुआ। आरव मालिका को एक झटके में अपने करीब खींच लेता है और उसके कमर पर अपने हाथों को पकड़ कसते हुए मालिका के गाल पर अपना एक हाथ रख बड़े प्यार से कहता है, बॉस, मुझे नहीं पता, पर आपकी ये खुशबू मुझे आपकी ओर खींचती है। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। आप उस आदमी को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा, और मैं पैसे भी बहुत सारा कमाऊंगा। आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। प्लस बॉस, इटा बोल वो अपने होठ मालिका के होठों पर रख देता है और उसे रफली किस करने लगता है, जैसे कि वो अपने अंदर का सारा गुस्सा उस किस के जरिए निकाल रहा हो। मालिका को अपने होठों में दर्द होने लगता है, पर वो कहीं ना कहीं आरव की तकलीफ दूर दर्द को समझ रही थी, इसलिए वो उस दर्द को अपनी आंखें बंद किए हुए बर्दाश्त करने की कोशिश करती है। पर करीब 10 मिनट बाद भी जब आरव मालिका को नहीं छोड़ता तो मालिका उसे खुद से दूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ धक्का देती है और कहती है, आरव तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम अभी जाओ। आरव कहता है, क्या मतलब है आपका। मलिका अपने कपड़े पहनते हुए कहती है, यही कि हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, और वो है कॉन्ट्रैक्ट का, और उसके अलावा और कुछ नहीं और ना कभी हो सकता है। इसलिए तुम अपने दिमाग से इन फालतू बातों को निकाल दो। आरव कहता है, पर बॉस, इससे आगे वो कुछ कहता। मालिका उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, चेरी प्लास, बस अब एक शब्द और नहीं। इटा बोल वो अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल कर कहती है, अंदर आओ। इटा बोल वो कॉल कट कर देती है। कमरे में एकदम सन्नाटा पसर जाता है। आरव की हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी, उसका फेस रेड हो रहा था, उसके गर्दन पर लाल रशेस पड़ रहे थे। उस शांति को भंग करते हुए उस कमरे का गेट नॉक होता है। मालिका जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। सामने राजीव खड़ा था। मालिका कहती है, इसे इसके जॉब पर जाकर छोड़ दो और मुझसे ऑफिस में आकर मिलो। राजीव हमें अपना सर हिलाता है और आरव का हाथ पकड़ कहता है, चलो। आरव भी बिना कुछ कहे वहां से चल देता है।
इधर वो लड़की विला के अंदर आती है और कहती है, दादू आप कहाँ हो और सौर्य कहाँ है। तभी उसे सीढ़ियों से उतरते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह दिखते हैं, जिन्हें देख वो लड़की खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके सर पर हाथ रख कर कहती है, छाया खुश रहो, कैसी हो बेटा। छाया कहती है, बस ठीक हूँ और बस आपके बुलावे का इंतजार कर रही थी दादू। अब वो पूरा हुआ। सौर्य कहाँ है दादू। विश्वनाथ प्रताप सिंह स्माइल करते हुए कहते हैं, बेटा इतना उतावलापन भी ठीक नहीं, बहुत जल्द तुम मुझसे मिलोगी। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए तो बुलाया है, अब वक्त आ गया है। छाया कहती है, इसका मतलब उसकी शक्तियां बाहर आ रही हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, हाँ बिल्कुल, अब तुम उसे सिखोगी कि उसे अपनी शक्तियों को कैसे कंट्रोल करना है। छाया कहती है, जी बिल्कुल, पर वो है कहाँ दादाजी। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, आज शाम तक वो यहाँ होगा, अभी तुम जाओ जाकर आराम करो। छाया उदास होकर कहती है, ठीक है। इधर गाड़ी में आरव चुपचाप बैठा हुआ था, वो पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोला था। राजीव को थोड़ा अजीब लगता है और लास्ट तक वो आरव से पूछ ही लेता है। राजीव कहता है, आरव क्या हुआ है तुम्हें, तुम आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। आरव कहता है, नहीं कुछ, पर क्या मैं कुछ पूछूं। राजीव कहता है, हाँ पूछो ना। आरव कहता है, क्या बॉस अपने पति से बहुत प्यार करती है। एक पल को तो राजीव ये सुन चौंक जाता है, पर फिर अगले ही पल वो आरव की ओर देखते हुए कहता है, ये सब बातें किसने कही तुमसे। आरव कहता है, आप बस मेरे सवाल का जवाब दो। राजीव कहता है, देखो आरव, मैं बॉस से रिलेटेड कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मुझे भी नहीं पता ये। चलो आ गए तुम अपने जॉब पर। इटा बोल वो आरव के साइड का दरवाजा खोलता है और कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, अंदर जाओ और अपना काम करो। इटा बोल राजीव वापस गाड़ी में बैठ वहां से चला जाता है। आरव अपनी आंखों से पाटियां खोलता है और सामने होटल को देखता है जहां वो काम करता है, पर फिर वो सीधे देखते हुए आगे बढ़ जाता है। वो अपने काम पर नहीं जाता, उसका आज बिल्कुल भी मन नहीं था, वो बस सीधे चलते जा रहा था। वही एक ब्लैक गाड़ी भी ठीक उसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो एक खाली रोड पर आ जाता है। रोड सुनसान थी, रोड के चारों ओर घने पेड़ पौधे थे। तभी वो गाड़ी सीधे आरव के आगे आकर रुकती है। आरव अचानक अपने आगे एक गाड़ी के आकर रुकने से अलर्ट हो जाता है और वो झट से अपने कदम पीछे ले लेता है। तभी गाड़ी में से दो हटे कटे लोग निकलते हैं। वो काले कोट पैंट पहने हुए थे और आंखों पर गोगल लगाए हुए थे, जो उन्हें प्रोफेशनल लुक दे रहे थे। वे आरव के पास आकर कहते हैं, चलो हमारे साथ। आरव कहता है, कौन है आप लोग और मैं आपके साथ में क्यों जाऊं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, चुपचाप हमारे साथ चलो वरना ठीक नहीं होगा। आरव पहले से ही गुस्से में था, वो अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ऊपर से ये लोग। आरव कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते, तुम लोगों को जरूर गलत फहमी हुई होगी। इटा बोल आरव आगे बढ़ने लगता है। तभी एक आदमी पीछे से उसका कॉलर पकड़ लेता है, पर ये क्या, अगले ही पल वो कुछ दूर जाकर गिर जाता है। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकलती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देख गाड़ी में से दो लोग और निकलते हैं और सभी लोग आरव को आंखें फाड़े देखते ही रह जाते हैं। वही आरव को अपने अंदर एक बदलाव महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके शरीर का आकार बढ़ रहा है और उसकी ताकत इतनी बढ़ रही है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो चीखते हुए उन सभी पर टूट पड़ता है। वही वे लोग आरव का ये रूप देख कांपने लगते हैं, उनके पैंट गीले हो जाते हैं। ओपन माउथ स्माइल पर जैसे ही वो सब वहां से भागने को होते हैं, वैसे ही आरव उन सब को उठा कर फेंक देता है और कुछ ही सेकंड में वे सब रोड के एक साइड गिरे पड़े होते हैं। कुछ बेहोश हो जाते हैं तो कोई दर्द से तड़पने लगता है। तभी आरव भी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। कुछ देर बाद आरव की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बहुत ही सॉफ्ट से बेड पर पाता है। वो अपने चारों ओर देखता है, वो एक बड़े से कमरे में था। वो अपना सर पकड़ बैठ जाता है। तभी उसे कुछ देर पहले की बातें याद आती है कि कैसे उसने उन सभी लोगों को मारा था। वो खुद को देखता है, वो इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल था, उसे समझ नहीं आ रहा था
कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी कमरे में समा आती है। आरव उसे देख एक बार और चौंक जाता है और बैट से उतरते हुए कहता है, समा तुम यहाँ, मतलब तुमने मेरा किडनैप किया है। समा हंसते हुए आरव के पास आती है और वो आरव को ऊपर से नीचे तक घुरते हुए उसे बेड पर धक्का दे देती है और कहती है, हाँ बिल्कुल इटा बोल। वो आरव के ऊपर झुकने लगती है। आरव उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, समा क्या कर रही हो तुम। समा कहती है, क्यों क्या हुआ, मेरे करीब आने से तुम्हें कुछ कुछ होता है। आरव कहता है, नहीं पर तुम ऐसे मुझसे चिपकती क्यों रहती हो। समा आरव के बगल में आकर बैठ जाती है और कहती है, पता नहीं, पर तुम्हें देखने के बाद मैं खुद तुम्हारी ओर खींची चली आती हूँ। वो ये कहते हुए आरव के बिल्कुल करीब आ जाती है और कहती है, एक बार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर देखो, तुम लड़कों को भूल जाओगे। आरव समा से खुद को दूर करते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। समा अपने मन में कहती है, शायद इसे बुरा लगेगा, मैं कहूंगी तो। और वो आरव से कहती है, कुछ भी नहीं। आरव कहता है, मुझे क्या सच में तुमने किडनैप किया है। समा आरव की इस मासूमियत पर लट्टू हो जाती है और उसके गालों को पकड़ खींचते हुए कहती है, नहीं लॉल, मैं यहाँ आ रही थी कि तभी मुझे तुम रास्ते में बेहोश पड़े मिले। वहाँ और भी लोग थे जो बुरी हालत में थे। मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया और तुम्हें लेकर यहाँ आ गई। आरव एक गहरी सांस लेता है और कहता है, और अच्छा, ठीक है, थैंक यू। समा कहती है, पर तुम वहाँ क्या कर रहे थे, मतलब क्या वे लोग तुम्हारे लिए आए थे। आरव कहता है, हाँ वे मुझे किडनैप करने आए थे, पर मैंने उन्हें बहुत मारा। समा कहती है, देखने से तो नहीं लगते, पर मुझे भरोसा है उन सब को तुमने मारा होगा। और वो आरव के हाथ के डोले टच करते हुए कहती है, क्योंकि तुमने उस रात मेरी जान भी साहिल से बचाई थी। तुम्हें पता है वो अभी भी हॉस्पिटल में है और बहुत डरा हुआ है तुमसे। न जाने तुमने उसके साथ क्या किया था। आरव उसे बीच में रोकते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। समा कहती है, ठीक है चले जाना, पहले ये बताओ कि वे लोग तुम्हें किडनैप करने क्यों आए थे। आरव कहता है, पता नहीं, मुझे लगता है मेरी किडनी ये सब निकल कर बेच देते। मैं तो वैसे भी गरीब हूँ, तो पैसे के लिए तो नहीं ही करेंगे। समा कहती है, शट अप लोल, कुछ भी बोलते हो। अच्छा मैंने तुम्हारी इतनी केयर की, तुम्हें अपने घर लेकर आई, डॉक्टर से दिखाए, तुम्हारा शरीर तप रहा था, इस हिसाब से तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ तो करना चाहिए ना। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आरव अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, और क्या करना होगा मुझे। समा आरव के करीब आते हुए उसके चेहरे को सेडिक्टिवली टच करते हुए कहती है, मैं तुमसे करवाना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर तुम वो नहीं करोगे। इटा बोल वो आरव को आंख मारती है। आरव उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने मन में ही कहता है, क्या जमाना आ गया है, हम लड़के कहीं भी सेफ नहीं है। तभी समा कहती है, चलो साथ में लंच करते हैं, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे कारण मैं भूखी हूँ। आरव उसकी बात सुन राहत की सांस लेता है और कहता है, ठीक है, पर मुझसे दूर रहना। भूख तो उसे भी बहुत लगी हुई थी, सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया था। समा हंसते हुए कहती है, डर गए थे ना, क्या मुझमें कांटे लगे हैं। आरव मासूम सी शकल बनाते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं नहीं चलता तुम्हारे साथ। समा हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती, ओके ओके, हम दोस्त हैं और हाथ पकड़ सकते हैं बस, अब चलो। इटा बोल वो उसे कमरे से बाहर लेकर जाती है। इधर विश्वनाथ प्रताप सिंह एक बड़े से हॉल में बैठे हुए थे और फोन पर किसी से बात कर रहे थे। वो बोलते हैं, क्या कह रहे हो, सौर्य ने तुम सबको मारा। अरे बेवकूफो, किसने कहा था तुमको कि जाकर उससे लड़ाई करो, तुमको बस उसे समझा बुझाकर अपने साथ अलने को कहा गया था। कहाँ है अभी वो। तभी उधर से एक आवाज आती है, सर उन्हें एक लड़की अपने साथ लेकर गई है। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, अरे तो तुम क्या मुंह देख रहे थे, बेवकूफो, पता करो कहाँ है वो। इटा बोल वो कॉल कट कर देते हैं। तभी उनके कंधे पर छाया अपना हाथ रखती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पीछे मुड़कर छाया को देखते हैं और कहते हैं, बेटा आओ। छाया कहती है, दादू आरव को लाने मैं जाऊंगी, आप बस मुझे बताइए वो कहाँ है। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं,
पता नहीं उसे कोई लड़की अपने साथ लेकर गई है। ये सुन छाया अपनी मुठिया कस लेती है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, कौन है वो? विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं, वो एक आम लड़की है। तुम्हें उससे जेलस होने की जरूरत नहीं। तुम कोई असाधारण लड़की नहीं हो। आरव तुम्हारी ओर खुद अट्रैक्ट होगा। तुम चिंता करो। छाया कहती है, हाँ मैं आरव के लाइफ से उन सब को निकाल फेंकूंगी। आप मुझे उसका पता कब बताइए, मैं लौंगी उससे। इधर समा एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर अपने गाड़ी से उतरती है और साथ में आरव भी उतरता है। समा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर आरव अपना हाथ उससे दूर करने की कोशिश करता है। समा अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, यही दोस्ती है ना आरव? क्या मैं बहुत गंदी लगती हूँ? इटा बोल वो अपना फेस रोने जैसा कर लेती है। आरव को उसका फेस देखकर हंसी आ जाती है और वो अपना हाथ समा को दे देता है। समा खुशी खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे लेकर अंदर जाती है। आरव को वहां जाकर कुछ अजीब सा एहसास होता है, पर वो ये सब से अपना ध्यान हटाकर स्मा के साथ आगे बढ़ जाता है। स्मा उसे एक प्राइवेट केबिन की ओर लेकर जाती है। आरव और समा दोनों बैठकर लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी आरव को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज पर कंसंट्रेट करता है। यह आवाज किसी और की नहीं मल्लिका की थी। अब आरव का ध्यान खाने से ज्यादा मल्लिका के बातों को सुनने पर था। मालिका किसी से हंस हंसकर बातें किए जा रही थी। समा आरव से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर आरव का पूरा ध्यान मल्लिका की आवाज पर था। वही आरव के बगल वाले केबिन में मालिका और राहुल बैठे हुए थे। मालिका राहुल से कह रही थी, राहुल मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, उसके बाद हम पक्का एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पर अभी मुमकिन नहीं है। राहुल कहता है, जान एक रात तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए मुझे पूरे 1 साल का वेट करना पड़ा। अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ना जाने कितने साल वेट करवाओगी तुम। मालिका राहुल की इस बात पर हंस देती है। वही ये सुनन आरव को बेचैनी होने लगती है। उसका शरीर गुस्से से लाल होने लगता है। तभी समा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आरव तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तुम टेंस लग रहे हो, कोई बात है? आरव कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे घर जाना है। समा कहती है, ठीक है चलो। इधर मालिका भी राहुल से कहती है, चलो अब मुझे ऑफिस जाना है। जैसे ही आरव केबिन से बाहर निकलता है, उसकी नजर सीधे मालिका से जा मिलती है। मालिका का हाथ इस वक्त राहुल ने पकड़ा हुआ था। वही मालिका भी आरव को देखती है, जिसका हाथ समा पकड़ी हुई थी। मालिका एक नजर आरव को घूर कर देखती है और फिर उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। आरव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। समा आरव को मालिका की ओर देखकर कहती है, आरव क्या हुआ? क्या तुम उन्हें जानते हो? आरव समा की ओर देखकर कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। मैं कहा, और वो कहा? समा कहती, वो मालिका रजवंश है, मेरी आइडल है, बिजनेस वूमन। आरव समा की कई बातों को दोहराता है। मालिका। समा कहती है, हूँ मालिका, पर मैंने अब एक इनका फेस नहीं देखा है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इनके फेस को देखा है। कहते हैं बहुत खूबसूरत है। बिजनेस वर्ल्ड के साथ खूबसूरती की भी मालिका है। आरव कहता है, पता नहीं मुझे। क्या हम अब चले? समा हमें अपना सर हिलाती है और वे लोग भी वहां से बाहर निकल जाते हैं। समा कहती से है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आरव जैसे ही कुछ कहने को होता है कि तभी उसकी नजर एक ब्लैक गाड़ी पर पड़ती, जिसके बाहर एक आदमी खड़ा आरव को अपने पास आने का इशारा कर रहा होता है। आरव समा से कहता है, नहीं तुम जाओ, मुझे यही पास में किसी से मिलने जाना है। समा उसे छेते हुए कहती है, किससे मिलने जाना है? मुझे बोलो, मैं छोड़ दूंगी। या फिर सेक्रेट है? हाँ बोलो बोलो। इटा बोल वो आरव को गुदगदी करने लगती है। आरव इरिटेट होते हुए कहता, यार प्लस मुझे काम है, तो प्लस तुम जाओ ना। समा कहती है, ठीक है पर एक शर्त पर। आरव चिढ़ते हुए कहता है, अब क्या है? समा कहती है, मुझे एक हक दो बस, फिर चले जाना। आरव उसे गुस्से से घूर कर देखता है और कहता है, क्या बकवास है? नहीं मैं नहीं करूंगा। समा कहती है, अच्छा ठीक है, फिर तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी। मेरे पास तो कोई काम है ही नहीं। आरव चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा ठीक है कर लो, बहुत जिद्दी हो तुम। इटा बोल वो समा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। समा खुश होते हुए आरव को कसकर हक कर लेती है
और फिर उसके गालों पर एक छोटी सी किस आरव से दूर हो जाती है। आरव अपने गाल को पोंछते हुए कहता है, अब जाओ भी मेरी माँ। समा हमें अपना सर हिलाती है और कार में बैठ वहां से चली जाती है। वही कुछ दूर पर खड़े ब्लैक गाड़ी के बैक सीट पर बैठी मालिका ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो रही थी। आरव समा के जाने के बाद उसी ब्लैक कार की ओर बढ़ जाता है। आरव के वहां जाते ही वो आदमी गाड़ी का पैसेंजर साइड वाली गेट खोलता है और आरव को बैठने का इशारा करता है। आरव कहता है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे अभी घर जाना है। तभी उसे पीछे के सीट की विंडो नीचे होते हुए नजर आती है। मालिका आरव को घूरते हुए कहती है, चुपचाप बैठ जाओ। इस बार आरव कुछ नहीं कहता और ड्राइवर के बगल वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है और वो आदमी उसके आंखों पर काली पट्टी लगा देता है। इधर रजवंश विला में राहुल जब इंटर करता है तो उसे घर का पूरा नक्शा बदला बदला सा लगता है। सारे सामान इधर से उधर गिरे पड़े थे। पूरे हॉल में कांच टुकड़े बिखरे हुए थे और ऊपर से किसी के चिल्लान की आवाजें सुनाई दे रही थी। राहुल समझ जाता है कि वहां क्या हो रहा है। वो कहता है, ये आलिया भी ना हर वक्त बस गुस्सा करते रहती है। पता नहीं अब कैसे इसे संभलूंगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आलिया की ही थी। राहुल सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर को हो जाता है। वो एक कमरे के बाहर आकर रुकता है, पर तभी एक फ्लावर बास उसके बगल होकर गुजरता है और जमीन पर जाकर गिर जाता है। राहुल चुपके से अंदर झांकता है तो देखता है आलिया कमरे का सारा सामान फेंक फेंक कर तोड़ रही थी और ममता उसकी माँ उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये देख राहुल को हंसी आ जाती है, पर वो जल्दी से अपना हाथ मुंह पर रख लेता है और वो बोलता है, फिलहाल तो अंदर आंधी तूफान आया हुआ है। इससे पहले कि मैं भी इसके छापेट में आ जाऊं, मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। इटा बोल वो वहां से जाने लगता है कि तभी ममता की नजर राहुल पर पड़ जाती है और वो उसे रोकते हुए कहती है, राहुल कहाँ जा रहे हो, अंदर आओ। राहुल का नाम सुन आलिया शांत हो जाती है और राहुल को घूर कर देखने लगती है, जैसे कि वो उसे खा ही जाएगी। राहुल न चाहते हुए भी जबरदस्ती अपना मन मारकर अंदर चला जाता है। ममता कहती है, अब संभालो इसे, मैं थक गई हूँ। इटा बोल भी कमरे से बाहर चली जाती है। राहुल कुछ बोलने के लिए ममता के पीछे जाता है और उन्हें आवाज देता है, सासू माँ, मैं अकेले कैसे। इटा बोला ही था कि उसे गेट बाहर से बंद होने की आवाज सुनाई देती है। ममता ने राहुल को अंदर आलिया के साथ बंद कर दिया था और वो जाते जाते बोलकर जाती है, जब मेरी बेटी का गुस्सा शांत हो जाए तो कॉल कर देना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। राहुल अपने मन में ममता को न जाने कितनी गलियां देता है, जैसे कि बुधिया साथिया गई है, खुद तो नहीं संभाल सकती अपनी बेटी को, मेरे माथे मकर चली गई। तभी उसे अपने बगल में दीवार पर एक शीशे के ग्लास के टकराने की आवाज सुनाई देती है, साथ में आलिया के चिल्लाने की भी। राहुल आलिया की तरफ मुड़ता है तो देखता है आलिया अपने हाथ में टेबल लैंप लिए खड़ी थी और उसे घूरते हुए बोलती है, तुम अभी भी प्यार करते हो न उससे, तुम भूल गए वो तुम्हें तुम्हारे सुहागरात के दिन छोड़कर चली गई थी। तब मैं आई थी तुम्हारे पास और तब से लेकर अब तक मैंने तुमसे प्यार किया है। राहुल डरते डरते आगे बढ़ते हुए कहता है, जान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार उसके लिए उसी दिन खत्म हो गया था जब वो मुझे छोड़कर गई थी। उसके लिए हमेशा से मुझसे ज्यादा काम मायने रखता है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सच में। मैं बस वो सब तुम्हारी माँ के कहने पर कर रहा हूँ। ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। बस एक बार वो एक बच्चे को जन्म दे दे, फिर मैं खुद उसे हमारे लाइफ से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। ये सब बोलते बोलते वो आलिया के करीब चला जाता है और उसके हाथ से लैंप लेकर उसे अपने जगह पर रख देता है और आलिया को अपने सीने से लगा लेता है। आलिया का गुस्सा भी अब थोड़ा शांत हो जाता है, पर फिर वो राहुल को खुद से दूर करते हुए कहती है, पर तुम अभी भी उसी से मिलकर आ रहे हो ना। राहुल कहता है, जान उसी ने बुलाया था और तुम्हें पता है एक खुशखबरी है, वो एक वीक के लिए कहीं बाहर जा रही है, तो फिर हमारे पास एक वीक होगा एक दूसरे से बेतहा प्यार करने के लिए। ये सुन आलिया खुश हो जाती है और राहुल के करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। राहुल भी उसका साथ देने लगता है और दोनों ही एक दूसरे के किस में खो जाते हैं।
करीब 10 मीन के पैसे ने किस के बाद राहुल आलिया से अलग होता है और उसके टॉप को निकालने लगता है। वही आलिया भी राहुल के शर्ट के बटन खोलने लगती है। कुछ ही सेकंड में उनके बदन के सारे कपड़े नीचे फर्श पर बिखरे पड़े थे और अब राहुल आलिया को अपने गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। आलिया राहुल के फेस को पका कहती है, तुम कभी मुझे छोड़कर मालिका के पास तो नहीं जाओगे ना? राहुल अपने लिप्स उसके नेक पर रखते हुए कहता, नहीं नहीं मेरी जान, कभी नहीं। इटा बोल वो उसके नेक पर किस और बाइट करने लगता है। आलिया भी मदहोशी भरी सिसकियां लेने लगती है। उसके हाथ राहुल के बालों और पीठ पर कस जाती है। इधर मालिका के फार्म हाउस में मालिका आरव का हाथ पकड़ कमरे के अंदर लाती है और उसे सोफे पर धक्का देते हुए गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, कौन थी वो लड़की? आरव सोफे से खड़ा होते हुए कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है बॉस। मालिका गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम किसी और लड़की के करीब नहीं जा सकते। आरव मालिका के और करीब आते हुए उसके आंखों में देखने लगता है और गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहता है, तो ये नियम आप पर भी लागू होने चाहिए ना बॉस? वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है, उससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है। पर आपका क्या बॉस, आपने तो कल हद ही कर दी। मुझे ये सोचकर भी घिन आ रही है कि कल रात आपने एक साथ 2 मर्दों से के साथ। उससे आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मालिका उसके गाल पर एक जोरदार चाटा लगा देती है और उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, आरव जस्ट शट योर माउथ। तुम इतना गंदा सोचते हो मेरे बारे में? आरव कहता, क्यों बॉस, क्या आपने कभी सोचा कि मुझे कितना बुरा लगा होगा ये जानकर? मालिका आरव के आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहती है, तुम्हें घिन आ रही है ना आरव? अब मुझे भी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत हो रही है और घिन आ रही है। मैंने तुम्हें गलत समझा, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। चले जो यहाँ से, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती हूँ और तुम्हें इससे आजाद करती हूँ। इतना बोल वो आरव को कमरे से बाहर निकाल देती है। आरव गुस्से में कहता है, थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। तभी वहां रजब आता है और आरव का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आरव चलो अभी, बॉस अभी बहुत गुस्से में है, तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो। आरव कहता, मैं नहीं डरता आपके बॉस से। राजीव कहता है, अच्छा चलो। इधर कमरे में मलिका आरव को बाहर निकाल खुद किसी बेजान सी मूर्ति की तरह हो जाती है और वही नीचे फर्श पर धड़ाम से बैठ जाती है और उसके आंखों से भी लगातार आंसू की धारा बहने लगती है। कुछ ही देर में आरव को राजीव उसके घर के पास छोड़ वहां से चला जाता है। आरव अपने आंखों से पट्टी खोलता है और सीधे सड़क के किनारे चलने लगता है। वो अपने घर नहीं जाता। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पार्क नजर आता है। वो उस पार्क में एक बेंच के नीचे उससे टिक कर बैठ जाता है। उसके आंखों से आंसू के कुछ बूंद उसके गालों पर गिर जाती है। तभी वहां तेज बारिश होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कायनात भी इन दोनों के बिछड़ने से दुखी है। आरव ऊपर आसमान की ओर देखकर चिल्लाता है। उसके चिल्लान की आवाज ऐसी थी जैसे कि कई सारे बादल अपनी पूरी वेग से एक दूसरे से टकरा रहे हो।